जब सेलेस्टिना ने अज़रियल को चेतावनी दी कि दूसरी मंजिल असंतुलित है तो वह सही थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह कितना होगा। हालांकि अज़रियल ने ऐसा किया। बेशक उसने ऐसा किया। ल्यूमिने एक बार अकेले यहाँ आए थे और उन्होंने कुछ ऐसा खोजा था जिसकी वजह से उनकी जान लगभग चली गई थी। दूसरी मंजिल पर स्थित परित्यक्त सुरंग बेतरतीब, अज्ञात और अनदेखी थी तथा उस मंजिल के मालिक के निवास स्थान के विपरीत दिशा में स्थित थी। अज़रियल के लिए इस स्थान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता उस अजीब चट्टान से पूर्व की ओर बढ़ना था, जिसका उल्लेख उसने केविन से प्रस्थान करने से पहले किया था। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे कई प्रयास करने पड़े और उसका पीछा कर रहे क्रेडलर ने भी इसे आसान नहीं बनाया, सिवाय अन्य शून्य प्राणियों के जो हमला करने से बहुत डरे हुए थे। मैं पहले से ही आपकी यादों के कारण इस जगह के अस्तित्व के बारे में जानता था, लेकिन देखकर ही विश्वास होता है, नकली लियो ने गंभीर भाव से अज़रियल के साथ आगे देखते हुए कहा। दूसरी मंजिल का एक अनदेखा हिस्सा। गुनगुनाहट करीब आती गई, हवा में एक दुष्ट दिल की धड़कन की तरह गूंजने लगी, फिर भी अज़रियल अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रहा। वह हिचकिचाया, क्योंकि उसके आगे एक गहरी खाई थी। अंधेरा, एक सच्चा शून्य। सुरंग में जो मशालें कभी टिमटिमा रही थीं, वे वहीं रुक गईं जहां वह खड़ा था, और उसके सामने कुछ भी प्रकाशित नहीं था। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। या तो अंधेरे में कदम रखना था या क्रेडलर का सामना करना था, और वह दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता था। फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। शुरू से ही उन्होंने इसकी योजना बना रखी थी। क्रेडलर महज एक अप्रत्याशित चर था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसकी योजना काम करती रहेगी, वह इससे छुटकारा पा लेगा। अज़रियल के बगल में खड़ी घृणित आकृति पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। टिक टॉक, टिक टॉक। बेहतर होगा कि जल्दी करो और तय करो कि किस रास्ते पर अपनी किस्मत दांव पर लगानी है। अज़रियल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गहरी सांस ली। उसका गला सूख गया था और वह अपने होठों को चाटकर उन्हें गीला करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ गर्मी तो नहीं पहुंची, फिर भी उसके चेहरे पर पसीना टपकता हुआ महसूस हुआ। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। यहाँ कुछ भी नहीं। पब फ्यूचर एड्स। वह आगे बढ़ा, और फिर एक और कदम, और फिर एक और तब सब कुछ अंधकार में हो गया। उसकी दृष्टि लुप्त हो गई। वह अब कुछ भी नहीं देख सकता था। शायद वह पीछे मुड़कर देख सकता था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति उसे ऐसा कभी न करने के लिए कह रही थी। अज़रियल आगे बढ़ता गया, गुनगुनाहट तेज होती गई और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई। फिर भी वह जानता था कि क्रेडलर भी हिचकिचाएगा, जैसा कि उसने किया था। वह असंतुलित महसूस कर रहा था, प्रत्येक कदम धीरे धीरे और सावधानी से उठा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए, और यदि वह ऐसा करता भी तो उसे किसी चीज से कोई टक्कर नहीं लगती, वह केवल हमेशा के लिए गिर जाता। उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, अपने तेज धड़कते दिल को धीमा करने की कोशिश की, तथा दमनकारी अंधेरे में अपनी नसों को शांत करने की कोशिश की। रास्ता दमघोंटू था, उसकी इंद्रियों को भ्रमित कर रहा था, वास्तविकता को दुष्स्वप्न में बदल रहा था। क्या यह मज़ेदार नहीं होगा अगर तुम यहाँ खो जाओ? राजकुमार अनंत काल तक अंधेरे में भटकता रहेगा, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। यह एक अच्छी सोने की कहानी बन सकती है। लियो की आवाज़ उसके दाहिनी ओर से उपहासपूर्ण ढंग से गूंज उठी। लेकिन जब अज़रियल ने नज़र घुमाई तो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाई दिया, केवल अंधेरे में नाचती हुई परछाइयाँ दिखाई दीं। दांत पीसते हुए अज़रियल आगे बढ़ता रहा। फिर गुनगुनाहट बंद हो गई। अज़रियल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या नहीं। मुझे जल्दी करनी होगी। उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसने अपनी गति तेज कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगा जैसे अनंत काल तक चलने के बाद, मानो एक बार फिर से घंटों बीत गए हों। अज़रियल के पैर और टांगें पीड़ा से चीखने लगीं। फिर भी अंतहीन अंधेरे के बीच उसे अंततः आशा की एक किरण दिखाई दी, भागने का एक मौका। अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करते हुए अज़रियल अपने आगे स्थित प्रकाश के स्रोत की ओर दौड़ा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी सांस गले में अटक गई। खैर, ये निश्चित रूप से मरने लायक दृश्य है। उसके सामने एक विशाल गुफा थी, जिसका विशाल आकार सुरंग की गहराई में अब तक देखी गई हर चीज को बौना बना रहा था। सुरंग जितने चौड़े पुल पर खड़े अज़रियल को गुफा के मुख से आती हुई तेज रोशनी के कारण कुछ क्षण के लिए भ्रम हो गया। प्राचीन पत्थर से निर्मित ये पुल घिसा पिटा और टूटा हुआ था, तथा इस पर अजीब, अस्पष्ट अक्षर अंकित थे। विस्मय में आगे बढ़ते हुए अज़रियल रून्स की जांच करने के लिए करीब झुका। उफ! जब वह प्रतीकों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहा था तो उसके सिर में तेज दर्द उठा। वह मुड़ा और सावधानी से पुल के किनारे की ओर बढ़ने लगा। उसका खून ठंडा हो गया। उसके नीचे एक अंतहीन शून्य था, एक अथाह खाई जो सारे प्रकाश और ध्वनि को निगल गई थी।
अज़रियल का दिल तेजी से धड़क रहा था। शून्य एक खुले मुंह की तरह दिखाई दे रहा था, जो उस गहराई की याद दिलाता था जिससे वह बच निकला था। यह उस रास्ते के समानांतर था जो उसे यहाँ तक लाया था, एक अंधेरा खाई जो उसे करीब बुला रही थी। अज़रियल की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने आगे देखा। पुल एक विशाल द्वार पर समाप्त हुआ, जो पहली मंजिल पर स्थित बॉस द्वार से काफ़ी मिलता जुलता था। लेकिन ये वाला अलग था। गेट सिर्फ दूसरे बॉस रूम की ओर नहीं जाता था। नहीं, ये तीसरी मंजिल तक जाता था। लेकिन यह आसान नहीं होगा। हर चीज़ की एक कीमत होती है। इस दुनिया में कोई मुफ्त पास नहीं था। अज़रियल की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ बहुत शांति थी, बहुत अधिक स्थिर। उसका पेट बेचैनी से मचल उठा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सन्नाटा इतना भयावह था, मानो हवा ने अपनी सांस रोक रखी हो। अज़रियल का चेहरा काला पड़ गया, उसकी त्वचा के नीचे हताशा उबल रही थी। बहुत सी चीज़ें उसके नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। वह गेट की ओर चला गया, उसे आधी अधूरी आशंका थी कि कुछ बुरा होगा। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसे ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह अडिग था। चाहे वह कितना भी जोर लगाए, वह टस से मज नहीं हुआ। सबसे अधिक परेशान करने वाला हिस्सा, वही रहस्यमयी चिन्ह द्वार पर उकेरे गए हैं, जिससे उसे देखना असहनीय हो गया है। प्रत्येक नज़र से उसके सिर में एक तीव्र धड़कन दौड़ जाती थी। कथित संरक्षक कहाँ है? पुस्तक के अनुसार यहाँ भी एक संरक्षक होना चाहिए था, ठीक पिछले स्तर के फ्लो बॉस की तरह, जो यहाँ तीसरी मंजिल के द्वार की रक्षा करता था। लेकिन वह अकेला था, लियो को छोड़कर। अज़रियल ने अपने होंठ काट लिए, चिंता उसे खाए जा रही थी। मुझे मत बताओ, सब कुछ व्यर्थ था। उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी नज़र अंधेरे से निकलती एक आकृति पर पड़ी, उसी सुरंग से जिससे होकर वह आया था। एक ऐसी आकृति जिसे देखकर उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा। अच्छा, अब तुम सचमुच फंस गए हो। ये क्रैडलर था। कोई बचने का रास्ता नहीं था। वह फंस गया था। क्रैडलर वहीं चुपचाप खड़ा रहा, उसकी विकृत मुस्कान उसके चेहरे पर फैल रही थी। सामान्य गुनगुनाहट गायब हो गई थी और उसकी जगह अज़रियल के डर का एक बीमार, विकृत आनंद आ गया था। उसे अपनी लाचारी पर आनंद आ रहा था। अज़रियल का दिल तेजी से धड़क उठा। उसकी योजना ये थी कि क्रैडलर और संरक्षक को लड़ाया जाए, तथा जब वे कमज़ोर हो जाएं तो बचे हुए को मार दिया जाए। लेकिन अब कोई संरक्षक नहीं था। उसे बचाने वाला कोई संरक्षक नहीं है। क्रैडलर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अज़रियल एक कदम पीछे हट गया। एक और कदम आगे, एक और वापसी, जब तक उसकी पीठ गेट से नहीं टकराए। उसके हाथ में शून्य भक्षक प्रकट हुआ। क्या मैं सचमुच इस चीज़ से लड़ने जा रहा हूँ? वह नहीं चाहता था, अभी नहीं। शायद भाग्य के किसी झटके से वह उसे हरा सके, लेकिन इसके लिए उसे अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा। और उसके बाद आगे जो भी आएगा उसका सामना करने के लिए वह बहुत कमज़ोर होगा। कितना समय बीत गया है? अज़रियल के विचार तेजी से चलने लगे। उसका शरीर आराम के लिए चीख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से पूरी तरह सो नहीं पाया था और न ही पूरी तरह स्वस्थ हो पाया था। क्रैडलर करीब आया, प्रत्येक कदम सोच समझकर, उस क्षण का आनंद लेते हुए। अज़रियल अपने कानों में अपनी धड़कन, भय की भारी धड़कन सुन सकता था। अब कोई और विकल्प नहीं था। जैसे ही अज़रियल ने हमला करने के लिए खुद को तैयार किया, ज़ियू, एक तीर क्रैडलर के सिर के पिछले हिस्से को चीरता हुआ निकल गया, जिसकी नोक उसके माथे से बाहर आ गई। अज़रियल ठिठक गया। क्रैडलर ने भी ऐसा ही किया। ज़ियू, ज़ियू, ज़ियू। क्रैडलर के शरीर में और अधिक तीर घुस गए तथा उसके घावों से काला, चिपचिपा रक्त रिसने लगा। क्रैडलर लड़खड़ाया, लेकिन मरा नहीं। अभी तक नहीं। वह धीरे धीरे घूमा, उसके होठों पर एक घुमावदार गुंजार उभर आई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, एक तलवार हवा में चमकी, इतनी तेज कि वह प्राणी उसे देख नहीं सका। उसकी गर्दन पर एक साफ कट। उसका सिर एक भयानक धमाके के साथ जमीन पर लुढ़क गया। अज़रियल निश्चल खड़ा रहा, उसका मन चकरा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। उसकी नज़रें उसके अप्रत्याशित रक्षकों की ओर उठीं। उनकी दृष्टि में लोगों का एक छोटा समूह उभरा। लगता है आखिरकार शो का समय आ गया है। उनमें से 4 ने काली वर्दी पहन रखी थी। उनकी उपस्थिति अपनी सटीकता और ठंडक के कारण विचलित करने वाली थी। लेकिन तभी कोई अंधेरे से बाहर निकला। उद्धरण चिन्ह ... प्रशिक्षक बेंसन। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रशिक्षक बेंसन की संकुचित आंखें अज़रियल पर टिक गईं। कैडेट अज़रियल, प्रशिक्षक केविन कहाँ हैं? अज़रियल ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नज़र दूसरों की ओर चली गई। उनकी वर्दी से यह स्पष्ट हो गया कि वे सैनिक थे। एक के हाथ में धनुष था, दूसरे के हाथ में तलवार, तीसरे के हाथ में भाला और अंतिम के हाथ में कुल्हाड़ी।
प्रशिक्षक, ये लोग कौन हैं? अज़रियल ने पूछा, हालांकि उसे पहले से ही इसका उत्तर पता था। बेंसन ने बड़बड़ाते हुए कहा कि वह स्पष्ट रूप से नज़रअंदाज किए जाने से नाराज था, लेकिन उसने निराशा भरी आह भरी। कैडेट, शून्यकाल कोठरी की यात्रा रद्द कर दी गई है। प्रशिक्षक एलिसिया सतह पर लौट आई और उन्होंने फर्श पर अचानक खतरनाक बदलावों की सूचना दी। उन्होंने चेतावनी दी कि जान जोखिम में है, और जब आप प्रशिक्षक केविन के साथ समय पर नहीं लौटे तो हमने एक खोज दल का गठन किया। हम भाग्यशाली हैं कि हमने आपको समय पर खोज लिया। बेंसन की नज़र क्रैडलर की सिरविहीन लाश पर पड़ी। जब वह वापस अज़रियल की ओर मुड़ा तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। तो मैं आपसे फिर पूछता हूँ, प्रशिक्षक केविन कहाँ हैं? क्या उन्हें आपके साथ नहीं होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मौन। पहले से ही तनाव से भरी हवा और भारी हो गई। अज़रियल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके विचार उसके मन में घूम रहे थे और उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय उनके बीच असहनीय रूप से खींच रहा हो। और तब उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मैंने उसे मार डाला। सेलेस्टिना चुपचाप किनारे से देख रही थी और ल्यूमिन को येलेना और वर्जिल के साथ बातचीत करते हुए देख रही थी। दूसरी ओर जैस्मीन अज्ञात कारणों से नोल को डांट रही थी। वह उनके साथ शामिल नहीं हुई। वह नहीं कर सकी। उसका मन काना की मौत पर अटका हुआ था। सेलेस्टिना उस कैडेट को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन अज़रियल के कारण उन्होंने एक बार संक्षिप्त रूप से बात की थी। और अब कानाए की मृत्यु उसके नेतृत्व में हो गई। इसके भार ने उसे कुचल दिया। फिर भी परिस्थितियों का कोई मतलब नहीं था। सफ़ेद आंखें, मुंह से रिसता खून, वह मुस्कान, दिमाग पर नियंत्रण। आखिर कैसे? उसने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। किसी भी प्रशिक्षक के पास नहीं था। जैस्मिन भी नहीं। उसकी नज़र बेंसन और एलिसिया पर पड़ी, जो दोनों प्रशिक्षक एक एक करके कैडेटों से पूछताछ कर रहे थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब उसने काना की लाश को देखा, जो अब एक सफ़ेद कपड़े के नीचे छिपी हुई थी। चुपचाप सेलेस्टिना करीब आए, लेकिन कुछ फीट दूर जाकर रुक गई। सफ़ेद आंखें, आंखों और मुंह से खून, मुस्कुराहट। उसे नियंत्रित किया जा रहा था या उस पर हमला किया जा रहा था। लेकिन वह क्यों मर गई? उसकी नज़र चट्टान के किनारे पर चली गई। उस ओर चलते हुए वह नीचे झुक गई और नीचे की ओर देखने लगी। क्या वह खुद को मारने की कोशिश कर रही थी? सेलेस्टिना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसे रोकने के बाद भी उसकी मौत हो गई। क्या चट्टान से कूदना ज़रूरी था, या वह कुछ और करने की कोशिश कर रही थी? उसने अपने सूखे होठों को चाटा। चांदी के बालों की एक लट को कान के पीछे कर लिया। ऊपर टिमटिमाते तारे उस पर चमक रहे थे। फिर वह जम गई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या वह कहीं जा रही थी? यह विचार मेरे मन में जोर से आया। पब फ्यूचर एड्स। क्या उसके हत्यारे ने उसे कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था जो असफल होने पर उसे मार डालना चाहता था? सेलेस्टिना की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अचानक उसने महसूस किया नज़र, वह नज़र जिसे येलेना महसूस करती रही। ये बात उसके अंदर तक चुभ गई। एक उपस्थिति जो उसे देख रही थी, उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रही थी। वह उसे पहचान नहीं सकी, लेकिन वह एक साथ हर जगह था। उसका चेहरा काला पड़ गया। क्या ये हम में से ही कोई है, या कुछ और? फिर वह गायब हो गया। उसने सांस छोड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। धीरे धीरे उठते हुए सेलेस्टिना ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। कुछ भी नहीं बदला था। हर कोई और हर चीज़ वैसी ही रही। लेकिन जो भी उसे देख रहा था वह कुशल था। उसकी इंद्रियों से बचने के लिए पर्याप्त कुशल। जैसे जैसे वह प्रत्येक चेहरे को देखती गई, समय धीमा होता गया। कोई भी संदिग्ध नहीं दिखा। किसी ने भी असामान्य व्यवहार नहीं किया। काना को जो लक्षण अचानक दिखाई दिए थे, वैसे कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। फिर एक और नज़र। उसकी नज़र प्रशिक्षक बेंसन पर पड़ी। वह एलिसिया के पास खड़ा होकर अपनी सामान्य उदासीन अभिव्यक्ति के साथ उसे देख रहा था। उसने थोड़ा सा सिर हिलाया और फिर मुड़कर चला गया। कैडेटों से आगे पूछताछ बंद हो गई थी और भ्रमित सेलेस्टिना एलिसिया के पास पहुंची। जैसे ही वह पास आए, एलिसिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि माहौल इतना भारी था कि उसमें कोई गर्मजोशी नहीं दिखी। इतनी अस्पष्ट मृत्यु और शून्य काल कोठरी में अजीब घटनाओं के कारण खुशी असंभव लग रही थी। कैडेट सेलेस्टिना, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सेलेस्टिना ने सिर हिलाया। उसकी नज़र बेंसन के पीछे हटते हुए रूप पर गई। प्रशिक्षक बेंसन कहाँ जा रहे हैं? एलिसिया ने धीरे से आह भरी। हम अभियान से पीछे हट रहे हैं। वह चट्टान के आधार तक पहुंचने के लिए सुरंगों की ओर जा रहा है। कैडेट अज़रियल और प्रशिक्षक केविन को ढूंढने के लिए। अच्छा, ऐसा है। सेलेस्टिना ने समझ में सिर हिलाया। उसकी नज़र अभी भी बेंसन की दूर की आकृति पर थी।
मुझे आशा है कि वह ठीक होगा। उसे यह पता नहीं था कि कितना समय बीत चुका है, यह 1 दिन से अधिक समय हो गया होगा, जो कि इज़राइल ने वादा किया था उससे अधिक था। सामान्यतः प्रशिक्षक केविन के साथ होने पर उसे कोई चिंता नहीं होती, लेकिन कई असामान्य घटनाएं घट चुकी थीं। मुझे आश्चर्य है कि जैस्मीन ने अभी तक अपना आपा नहीं खोया है। उसने जैस्मीन की ओर देखा, जो अब नोल की बात सुन रही थी। नोल एक अजीब सी हंसी के साथ खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। नोल के बारे में कुछ बात ठीक नहीं लगी। उसकी सहज बुद्धि ने उसे बताया कि वह कुछ छिपा रहा है, वह शीर्ष 200 में स्थान नहीं पा सकता। आह भरते हुए उसने मुड़ने से पहले एक बार और बेंसन की ओर देखा, लेकिन फिर वह रुक गई। उसकी ठुड्डी से पसीना टपक कर जमीन पर गिर रहा था। नज़र वापस आ गई थी। वह इसे नहीं बता सकी, और जिस तेजी से यह आया था उतनी ही तेजी से यह फिर से गायब हो गया। सेलेस्टिना का दिल धड़क उठा। क्या तमाशा चल रहा है? मुड़कर उसने देखा कि एलिसिया कैडेटों के एक समूह की ओर जा रही है, जो अजीब तनाव से बेखबर है। सेलेस्टिना की आंखें एक बार फिर सहज रूप से बेंसन के रास्ते पर चली गईं। इंतजार। जब उसने चारों ओर देखा तो उसकी सांसें कांपने लगीं। कोई भी उसे नहीं देख रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी ने भी उसकी बढ़ती हुई परेशानी पर ध्यान नहीं दिया। और फिर वह बेंसन के पीछे चली गई। तारानकन 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 तारानकन। अज़रियल को प्रशिक्षक बेंसन की अभिव्यक्ति में थोड़ा मनोरंजन मिला। हालांकि बेंसन का चेहरा मुश्किल से ही बदला, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, भौहें सिकुड़ गईं, फिर भी अज़रियल ने उसकी घबराहट को पकड़ लिया, जिससे वह क्षण उसके लिए थोड़ा मनोरंजक हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आपने अभी अभी क्या कहा? बेंसन की चौंकने वाली आवाज़ सुनकर अज़रियल का मनोरंजन गायब हो गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। जैसा मैंने कहा, प्रशिक्षक। मैंने प्रशिक्षक केविन को मार डाला, उसकी पीठ में छुरा घोंपा। उसका दिल और गला छलनी कर दिया। उसने मुझ पर भरोसा किया और मैंने उसे धोखा दिया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, वातावरण में हलचल मच गई। सांस लेना कठिन हो गया, मानो वातावरण ने स्वयं ही उसके स्वीकारोक्ति के भार को स्वीकार कर लिया हो। बेंसन का चेहरा स्थिर रहा, लेकिन अज़रियल को पता था, वह क्रोधित था। यह अजीब है ना? विश्वासघात कभी दुश्मन से नहीं होता, केवल उनसे होता है जिन पर आप भरोसा करते हैं। बेंसन और अन्य लोगों के पीछे छुपकर खड़े लियो ने मुस्कुराकर कहा। वैसे भी कोई उसे देख या सुन नहीं सकता था। अज़रियल ने लियो के तानों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर भी उसने उन्हें सुना और इससे उसका मूड खराब हो गया। अज़रियल के चेहरे पर अचानक मुस्कान लौट आई जब उसकी नज़रें बेंसन से मिलीं। तुम्हें उसके चेहरे पर वह भाव देखना चाहिए था जब मैंने उसे चाकू मारा था। हे भगवान, वह सदमा! उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। अपने अंतिम क्षणों में उसे बस निराशा, चोट और विश्वासघात का एहसास हुआ, क्योंकि उसने अपने एक छात्र पर भरोसा किया था। बेंसन की भौहें और भी सिकुड़ गईं, उसकी मुट्ठियां क्रोध से कांपने लगीं। तुम झूठ बोल रहे हो। अज़रियल ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। झूठ बोलना? उसकी आवाज़ में उपहास झलक रहा था। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बेंसन के होंठ एक पतली रेखा में सिकुड़ गए, और हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी स्थिर अभिव्यक्ति टूटती जा रही थी। उसके आसपास के अन्य लोग अज़रियल को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। अज़रियल की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या मुझे सबूत दिखाना इतना मुश्किल है? यह अजीब है कि आप मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि हम सब झूठे नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? अज़रियल ने फिर से आह भरी, ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊब गया हो। ठीक है, आप इसे मुश्किल बनाना चाहते हैं। चलो इसे आसान बनाते हैं, है ना? बिना किसी चेतावनी के उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा उपकरण निकाला। इसकी स्क्रीन पर 6 लाल बिंदु थे। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बेंसन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अज़रियल ने उपकरण को ठंडी जमीन पर फेंक दिया। ध्वनि सन्नाटे में गूंज उठी। क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगे? बेंसन की निगाहें उस उपकरण को घूरते हुए कांपने लगीं। अज़रियल की नज़रें समूह पर घूम गईं और हर आदमी की नज़र से मिलीं। और सच में, तुम लोगों को कभी भी थिएटर या किसी भी फिल्म के लिए ऑडिशन देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम तो बैकग्राउंड एक्स्ट्रा बनने के भी लायक नहीं हो। सच में, ये बहुत दयनीय है। चारों व्यक्ति हतप्रभ से उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। लियो ने उनके पीछे से सीटी बजाई। अरे, तुमने तो उन्हें वहीं मारा जहां उन्हें दर्द होता है। अज़रियल ने अपने हाथ में शून्य भक्षक को घुमाया, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी।
क्या मैं सही कह रहा हूँ, है ना? तुम सब आंख मूंद कर मेरे पीछे पीछे दूसरी मंजिल पर इस जगह तक आ गए। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे इस पुल के बारे में पता नहीं था? कि मैं यहाँ गलती से आ गया था? सच में, क्या तुमने एक पल के लिए भी सोचा कि मुझे ये सब पहले से पता था? उसकी निगाहें बेंसन पर टिक गईं, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। ये दुख से था, अपने मित्र की मृत्यु पर दुख से या क्रोध से, अज़रियल नहीं बता सका। शायद दोनों। आप सभी न्यू जेनेसिस से संबंधित हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अज़रियल के शब्दों के बाद एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। कोई भी नहीं बोला। सभी के चेहरे पर गंभीरता छा गई। प्रशिक्षक बेंसन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर गहरी सांस लेकर धीरे धीरे सांस छोड़ी। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसकी निगाहों का लालपन फीका पड़ गया था। वह शांत दिख रहा था क्योंकि उसने अपनी निगाहें अज़रियल पर टिका रखी थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो अब क्या? इस प्रश्न से असमंजस में पड़कर अज़रियल ने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। हम 5 बनाम 1 हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ग्रेड 3 एडवांस्ड हूँ और अन्य इंटरमीडिएट रैंक के हैं। अज़रियल ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, लेकिन कोई चिंता का संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने अपने ही प्रश्न से उत्तर दिया। प्रशिक्षक, मुझे इसका उत्तर दीजिए। आप यहाँ जो कर रहे हैं वह राजद्रोह है। न केवल अकादमी के विरुद्ध, बल्कि सभी 4 महान कुलों और संपूर्ण एशिया के विरुद्ध। क्यों? बेंसन ने उसकी ओर देखा, जबकि अन्य 4 लोग अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे और हमला करने के लिए तैयार थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। राजकुमार अज़रियल क्रिम्सन, कृपया अपनी मृत्यु को शालीनता से स्वीकार करें। मानवता के भविष्य के लिए। बिल्कुल। अज़रियल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई जब उसने दोनों हाथों से वर्ड ईटर को पकड़ लिया और उसे अपने सामने पकड़ लिया। मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए, मैं मरने में बहुत बुरा हूँ। जैसे ही वे आमने सामने हुए, वातावरण में तनाव बढ़ गया, उनकी आंखों में शत्रुता उभरने लगी। बेंसन अकेला व्यक्ति था जो सीधा खड़ा था, उसके हाथ शांति से उसकी पीठ के पीछे थे। जैसे ही वे सब आगे बढ़ने वाले थे, सब लोग स्तब्ध रह गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या बकवास है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कैसे संभव है? अरे! पुरुषों की आवाज़ें कांप रही थीं, उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था, यहाँ तक कि बेंसन और अज़रियल भी स्तब्ध होकर देख रहे थे। लियो जोर से हंसने लगा और उसने अपने पेट को पकड़ लिया तथा अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगा। हा हा हा, अब इसे ही आप प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं। फर्श पर पड़ा शव, द क्रैडलर। वो उठा। धीरे धीरे वह सिरविहीन होकर खड़ा हो गया, उसकी गर्दन से गाढ़ा काला रक्त बह रहा था। हर कोई स्तब्ध खड़ा था, उसकी आंखें सदमे से फैली हुई थीं। वह प्राणी उनके ऊपर खड़ा था, उसका शरीर एक अजीब सी शान के साथ हिल रहा था। जैसे ही वह नीचे झुका, उसने अपना कटा हुआ सिर उठाया, अभी भी उस विचित्र मुस्कान को धारण किए हुए। और तब उसने सिर को वापस गर्दन पर रख दिया, जहां वह फिर से जुड़ गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। भाड़ में जाओ। सेलेस्टिना काली रेत में अपने पैर घसीट रही थी, उसकी सांस फूल रही थी और पसीने के कारण उसके चांदी जैसे बाल उसके चेहरे पर चिपक गए थे। उसने अभी भी अपना आत्मिक कवच पहन रखा था, जो गर्मी के प्रति कुछ प्रतिरोध तो प्रदान करता था, लेकिन निर्मम काले रेगिस्तान के लिए पर्याप्त नहीं था। पहले तो वह गुप्त रूप से प्रशिक्षक बेंसन का अनुसरण करती थी। बहुत सी बातें मेल नहीं खा रही थीं। जब वह सुरंग के नीचे पहुंची तो वह प्रशिक्षक बेंसन को 4 अपरिचित व्यक्तियों से मिलते देखकर हैरान रह गई। वे मानक काली सैन्य वर्दी पहनते थे। लेकिन क्यों? सैनिक यहाँ शून्यकाल कोठरी में क्यों होंगे? ये सख्त नियम था कि अगले कुछ सप्ताह तक केवल अकादमी के छात्रों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। जिज्ञासा से प्रेरित होकर वह उनका पीछा करती रही, या कम से कम उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वे तेजी से आगे बढ़े, बहुत तेज, जैसे कि उन्हें ठीक ठीक पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। और उसे पूरा यकीन था कि उन्होंने ऐसा किया था, खासकर उस अजीब उपकरण के साथ जो प्रशिक्षक बेंसन के पास था। बिना ध्यान दिए गति बनाए रखना कठिन था और वह एक से अधिक बार उनसे चूक गई। केवल रेत पर धुंधले पैरों के निशान ही उसे उनका पता लगाने में मदद कर रहे थे। फिर भी उसे जल्दी करनी पड़ी, क्योंकि कभी कभी तेज हवा चलती थी, जिससे रास्ता मिटने का खतरा रहता था। अंततः वह एक अजीब गोलाकार मंच पर पहुंची जो पूरी तरह खुला था और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थीं, जो किसी अज्ञात स्थान पर जाती थीं। इस दृश्य को देखकर सेलेस्टिना बेचैनी से भर गई। इस जगह क्या है? वे यहाँ क्यों आए? प्रशिक्षक बेंसन को अज़रियल और प्रशिक्षक केविन को ढूंढना था। क्या इसका मतलब ये था कि वे भी यहाँ थे? उसके मन में कई सवाल उठे, लेकिन उसने उन्हें अपने रास्ते में नहीं आने दिया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी चांदी की तलवार निकाली और उसकी मूठ को कसकर पकड़ लिया।
वह सीढ़ियां उतरी। पब फ्यूचर एड्स। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, उसके चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था। अंततः वह नीचे पहुंच गई। उसने जो देखा उससे वह दंग रह गई। यह एक परित्यक्त सुरंग थी जिसकी दीवारों पर टिमटिमाती मशालों से मंद रोशनी आ रही थी। लेकिन यह वह बात नहीं थी जिसने उसे स्तब्ध कर दिया। खून और मानकोड़ हर जगह। ऐसा लग रहा था जैसे प्रशिक्षक बेंसन और सैनिकों ने इस अजीब सुरंग के निवासियों का कत्लेआम कर दिया हो। और अभी तक उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि सभी मनकोड़ अछूते थे। वे भस्म नहीं हुए थे। इसका मतलब था कि वे सभी उसकी थीं। निश्चित रूप से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वह डार्क किंग को हराने और उसके मूल को अवशोषित करने के बाद ग्रेड एक जागृत बनने के बहुत करीब थी। इन मैनाकोर के साथ वह न केवल इसे हासिल करेगी बल्कि इसे पार भी कर जाएगी। इसका लाभ न उठाना मूर्खता होगी। उन्हें पीछे छोड़ना उनकी अपनी गलती थी। सेलेस्टिना ने एक कोर के पास जाकर उसे मुस्कुराते हुए उठा लिया। संपूर्ण शून्य काल कोठरी अजीब धीमी गति वाली थी। सच में वह और ज्यादा शून्य जीवों को मारना चाहती थी। वह और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती थी। लेकिन ऐसा मौका कभी कभार ही आया। हालांकि जैसे ही वह मैनाकोर का उपभोग करने वाली थी, उसने यह महसूस किया। एक नज़र, उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने ऊपर देखा और जम गया। उसके ऊपर छत के घने अंधेरे में छिपी हुई दर्जनों सिंदूरी आंखें उसे घूर रही थीं। उसका चेहरा काला पड़ गया। मुझे पता होना चाहिए था। जीवन कभी आसान नहीं हो सकता। तारानकन 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 तारानकन। अज़रियल और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे जब उन्होंने क्रैडलर का सामना किया। वह जीव उनके सामने खड़ा था, टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान लिए। उसकी खोखली आंखें उन पर अंतहीन आतंक के काले गड्ढों की तरह जमी हुई थीं। वह लिपटा हुआ बच्चा जिसे उसने पहले गोद में लिया था अब गायब था। अज़रियल की नज़रें उस धंसे हुए शून्य पर पड़ीं जहां क्रैडलर की नज़रें होनी चाहिए थीं, और एक गहरा आदिम भय उस पर छा गया। उसका पूरा शरीर अनायास ही कांप उठा। एक प्राणी को सिर कटने के बाद भी जीवित देखना अपने आप में काफी भयावह था, लेकिन जिस तरह से वह वहां खड़ा था फिर से पूरा अविचल, वह भयावहता से भी कहीं अधिक भयावह था। कुछ क्षण के लिए क्रैडलर ने अज़रियल से नजरें हटा लीं और उसकी नज़र भाला पकड़े हुए एक सैनिक की ओर चली गई। अज़रियल का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़कने लगा और बिना सोचे समझे आसन्न खतरे को भांपकर उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। बेंसन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका सामान्य रूप से शांत व्यवहार टूट गया था जब वह हताश होकर चिल्लाया, वहां से चले जाओ अभी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैनिक को चेतावनी समझने का भी समय नहीं मिला। एक क्षण क्रैडलर दूर खड़ा था, अगले ही क्षण उसने पलक झपकते ही दूरी कम कर ली तथा भाला लिए हुए व्यक्ति के ठीक सामने आ गया। एक ऊंची सीटी की आवाज हवा में गूंजी जब एक तीर उस प्राणी की ओर चला। लेकिन इससे पहले कि वह संपर्क कर पाता, क्रैडलर ने आलस्य से अपने लंबे बेहद पतले हाथों में से एक को उठाया और हवा में ही तीर को पकड़ लिया। धनुर्धर का चेहरा सदमे से मुड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं क्योंकि क्रैडलर की उंगलियां कस गईं, जिससे तीर धूल में बदल गया। और फिर एक अत्यंत तरल गति के साथ क्रैडलर ने अपना विचित्र हाथ उठाया और भालेधारी की गर्दन पर वार कर दिया। झटका इतना तेज था कि एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी सैनिक का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और वह पुल पर लुढ़कता हुआ नीचे शून्य में जा गिरा। अज़रियल का दिमाग खाली हो गया। जब उसने अपने सामने खड़े व्यक्ति की जान जाते देखा तो उसका पेट मरोड़ उठा और उसकी सांसें अटक गईं। जमीन पर बिखरे खून को देखकर उसका भय और बढ़ गया। उद्धरण चिन्ह ... छी! प्रशिक्षक बेंसन की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, जो कि तात्कालिकता से भरी थी। पीछे हटो, तुम सब इसमें शामिल मत हो। मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन अज़रियल ने उसे मुश्किल से सुना। इससे पहले कि बेंसन अपना आदेश पूरा कर पाता, क्रैडलर पुनः गायब हो गया। यह इतना तेज था, अमानवीय रूप से तेज, कि अज़रियल को इसकी गति को ट्रैक करने में परेशानी हुई। एक पलक झपकते ही वह गायब हो गया। एक और पलक झपकते ही वह तीरंदाज के सामने आ चुका था। नहीं, कृपया। तीरंदाज के होंठ कांप रहे थे, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्रैडलर की विचित्र उंगलियां उसी सटीकता और क्रूरता के साथ चलती रहीं और तीरंदाज की गर्दन को ऐसे काटती रहीं जैसे कागज को काट रही हों। उसका सिर ठंडे पत्थर के पुल पर लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया और फिर किनारे पर गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे भालाधारी का हुआ था। अज़रियल ने कांपती हुई सांस छोड़ी। परिस्थिति का बोझ उस पर पड़ने से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कोई साधारण शून्य प्राणी नहीं था। वह ऐसी किसी चीज को कैसे हरा सकता था? जब उसने सहज रूप से क्रैडलर के मन कोर में झांका तो उसके हाथ थोड़े कांपने लगे। ग्रेड 3 का दानव। अज़रियल का चेहरा पीला पड़ गया।
इस एहसास ने उसे एक ईंट की तरह मारा। यद्यपि प्रशिक्षक बेंसन भी ग्रेड 3 के उन्नत थे, फिर भी यह सर्वविदित था कि मानव के समान रैंक का एक शून्य प्राणी आमने सामने की लड़ाई में कहीं अधिक दुर्जय था। ये सिर्फ ताकत का अंतर नहीं था, बल्कि स्वभाव का भी अंतर था। इस तरह के राक्षस में ऐसी क्षमताएं थीं जिनकी बराबरी मनुष्य नहीं कर सकता था। शेष बचे 2 सैनिक भय से जम गए, उनकी आंखें बड़ी हो गईं तथा उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। अपने आतंक के बावजूद वे अपने दांत पीसते रहे और संयम बनाए रखने की कोशिश करते रहे। यह एक निरर्थक प्रयास था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो नरसंहार देखा था वह सब व्यर्थ था। बिना किसी चेतावनी के प्रशिक्षक बेंसन के हाथ में एक तलवार आ गई। वह क्रैडलर को नीचे गिराने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, लेकिन वह जीव बहुत तेज था। उसके अस्वाभाविक रूप से लंबे नाखूनों ने आसानी से प्रहार को रोक लिया और एक आघात तरंग हवा में फैल गई, जिससे उनके नीचे की जमीन टूट गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। अज़रिएल के दिमाग में अचानक एक बात कौंध गई और उसे अचानक एक एहसास हुआ, रुको, ये काम कर सकता है। तो क्या हुआ अगर अभिभावक गायब हो गया? हालांकि यह क्रैडलर से अधिक शक्तिशाली हो सकता था, फिर भी इस लड़ाई ने एक अवसर प्रस्तुत किया। प्रशिक्षक बेंसन के साथ वह उसी योजना को क्रियान्वित कर सकते थे। उन्हें आपस में भिड़ने दो, उन्हें लड़ने दो। लेकिन तभी उसकी नज़र बचे हुए 2 सैनिकों पर पड़ी जो नियोजेनेसिस के थे। उन्हें जाना ही था। अज़रिएल ने अपने हाथ में वॉर्ड ईटर को कसकर पकड़ रखा था। उसके अंगूठे सफ़ेद हो गए थे जब वह प्रशिक्षक बेंसन को देख रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि बेंसन कम से कम अभी तक क्रैडलर के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए हुए हैं। दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया था, लेकिन अज़रिएल जानता था कि यह केवल समय की बात है। इस संकरे पुल पर लड़ना आदर्श स्थिति से कोसों दूर था, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई विकल्प नहीं था। एक अवसर देखकर अज़रिएल आगे की ओर दौड़ा और क्रैडलर तथा बेंसन दोनों को पीछे छोड़ दिया। एक क्षण के लिए, हृदय को थाम देने वाले क्षण में, क्रैडलर की खोखली निगाहें अज़रिएल से मिलीं। उसकी अस्वाभाविक रूप से चौड़ी मुस्कान और भी अधिक फैल गई, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और फिर उसका ध्यान वापस बेंसन की ओर गया। अरे! अज़रिएल ने आगे बढ़ते हुए अपने और 2 कांपते सैनिकों के बीच की दूरी को कम कर दिया। वे विचलित थे, उनका भय स्पष्ट था। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, अज़रिएल ने तलवारबाज के गले पर शून्य भक्षक का प्रहार किया। आदमी ने समय रहते यह बात समझ ली और अपना सिर एक ओर झटक लिया, लेकिन इतनी तेजी से नहीं। लानत है! तलवारबाज जमीन पर गिर पड़ा, उसका कान पकड़ लिया गया, उसकी उंगलियों से खून रिस रहा था। दोनों सैनिक अज़रिएल से दूर हट गए, उनकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गईं। अज़रिएल ने अपनी नज़रें संकुचित कर लीं। मौत का फूल! एक क्षण में अज़रिएल के मुंह और नाक से काला धुआं निकला, जो सांपों की तरह उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा। उसके चारों ओर लाल बिजली भी चमकने लगी। उसके बालों के सिरे सफ़ेद हो गए और उसके पैरों के नीचे की जमीन भी सफ़ेद हो गई, जिससे उस पर अप्राकृतिक ठंडक छा गई। और फिर अज़रिएल उनकी नज़रों से ओझल हो गया। जब अज़रिएल ने उन पर हमला किया तो दोनों सैनिकों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कुल्हाड़ी लिए हुए आदमी ने दांत पीस लिए, अचानक घूम गया और बहरा कर देने वाली आवाज़ के साथ अपना हथियार नीचे गिरा दिया। गुफा में स्टील की ध्वनि गूंज रही थी, जो अशुभ थी। अज़रिएल ने पलकें झपकाईं, वह आश्चर्यचकित हो गया, उसे रोक दिया गया था। इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार था कि कोई उसके पहले कदम को रोकने में कामयाब रहा था। उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि कुल्हाड़ी लिए सैनिक ने हमला जारी रखा। उसकी गतिविधियां गतिशील थीं, हर वार से हथियार पर उसकी महारत का पता चलता था। अज़रिएल ने अपने दांत पीस लिए और बड़ी मुश्किल से हर वार को रोक पाया, लेकिन ये स्पष्ट था वह रक्षात्मक था और हर वार उसे पुल के किनारे के करीब धकेल रहा था। उस आदमी के लगातार हमले के भार से उसकी भुजाएं सुन्न होने लगीं। उसने अपनी आंख के कोने से तलवारबाज को देखा, उसके कान से अभी भी खून बह रहा था और वह अपने चेहरे पर क्रोध लिए हुए उसकी ओर दौड़ रहा था। ये सब लानत है! जैसे ही उसका पैर खतरनाक तरीके से किनारे पर पहुंचा, अज़रिएल ने शून्य भक्षक के साथ कुल्हाड़ी को रोक दिया और उस आदमी के पेट में एक क्रूर लात मारी। टक्कर से उसके मुंह से थूक उड़ गया और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। अज़रिएल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उस आदमी के बाल पकड़कर उसने उसे तलवारबाज की ओर खींचा, जिससे तलवारबाज लड़खड़ाने लगा और उसने अपना हमला रद्द कर दिया। लेकिन अज़रिएल यहीं नहीं रुके। एक क्षण में उसने डेथ्स ब्लॉसम को सक्रिय कर दिया और उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। वह उनके सामने पुनः प्रकट हुआ। शून्य भक्षक हवा में झूल रहा था, लेकिन तलवारबाज अपने ब्लेड से उसे रोकने में कामयाब रहा। अज़रिएल ने आगे बढ़कर वह आदमी लड़खड़ाते हुए पीछे धकेल दिया, लेकिन कुल्हाड़ी चलाने वाला आदमी उसके बगल में क्षैतिज रूप से झूल गया। अज़रिएल ने अजीब तरह से घूमकर वार को समय रहते रोक लिया। टक्कर से चिंगारियां उड़ीं।
तलवारबाज ने झपट्टा मारा और अपनी तलवार अज़रियल की आंखों पर तान दी। वह झुक गया, बाल बाल ब्लेड से बच गया और उसने अपनी बाईं हथेली से उस आदमी के सौर जाल पर वार किया। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, कुल्हाड़ी चलाने वाले ने उसके पैरों को नीचे से उखाड़ दिया, जिससे अज़रियल एक घुटने पर गिर गया। दोनों सैनिकों ने एक साथ उस पर अपने हथियार तान दिए। अज़रियल ने वॉर्ड ईटर को अपने सिर के ऊपर उठाया। उनके संयुक्त हमले के बल पर कटाना तनावग्रस्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दबाव से उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं। लेकिन वह नहीं माना, वह नहीं कर सका। ये तो केवल शुरुआत थी। पब फ्यूचर एड्स। अचानक उसके शरीर के चारों ओर लाल बिजली चमकी, इस बार अलग तरह से। ऐसा महसूस हुआ, आवेशित, तीव्रता में बढ़ता हुआ। सैनिकों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे तुरंत उससे दूर चले गए। एक सेकंड बाद उनके शरीर से एक छोटे से दायरे में लाल बिजली गिरी, जिससे वे और पीछे हट गए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अज़रियल अपनी उखड़ी हुई सांसों को संभालते हुए उछलकर खड़ा हो गया। उसने गेट की ओर देखा जहां क्रैडलर और प्रशिक्षक बेंसन अभी भी लड़ाई में बंद थे। यह अजीब था, वे आपस में टकरा रहे थे, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। अब वह आसानी से उनकी गतिविधियों पर नज़र रख सकता था। दोनों में से कोई भी गंभीरता से नहीं लड़ रहा था। अज़रियल का चेहरा गंभीर हो गया। असली लड़ाई शुरू होने से पहले उसे इन दो सैनिकों से निपटना था। डेथ्स ब्लॉसम उन दोनों के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। वह मृत्यु नृत्य की पहली चाल से अधिकतम 3 वार कर सकता था, लेकिन इन नियो जेनेसिस सैनिकों ने पहले ही इसे देख लिया था। जैसे ही वह अपना अगला कदम तय कर रहा था, हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। तलवारबाज मुस्कुरा रहा था। अज़रियल की प्रवृत्ति भड़क उठी और उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। छी! वह ठीक समय पर घूम गया और अपने सिर पर निशाना साधी गई कुल्हाड़ी को रोक लिया। कुछ क्षण पहले तलवारबाज के बगल में खड़े होने के बावजूद सैनिक किसी तरह उसके पीछे आ गया था। क्या बकवास है! वह इतनी तेजी से कैसे चला? अज़रियल का दिमाग तेजी से चलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हवा का एक और झोंका उसके पास से गुजर गया। उसने कुल्हाड़ी चलाने वाले को पीछे धकेला और पुनः घूम गया, जिससे तलवार चलाने वाले का वार बाल बाल बच गया। लेकिन उसका भाग्य खत्म हो रहा था। कुल्हाड़ी चलाने वाले ने पीछे से फिर वार किया। अज़रियल ने बचने की कोशिश की, लेकिन तलवारबाज ने उसे अपनी जगह पर ही रोके रखा। ब्लेड उसकी पीठ पर लगा और उसकी बर्फ की ढाल को समय रहते काट दिया, जिससे गहरा घाव होने से बच गया। अज़रियल दर्द से कराह उठा, उसका शरीर कांप उठा। उसकी बाईं मुट्ठी अब बर्फ के एक गोले में बंधी हुई थी और इससे पहले कि तलवारबाज कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, अज़रियल ने उसे उसके चेहरे पर दे मारा, जिससे वह उड़ गया। टक्कर से बर्फ टूट गई और अज़रियल ने तुरंत अपना ध्यान कुल्हाड़ी चलाने वाले की ओर लगाया, जो जमीन से अपना हथियार निकालने के लिए संघर्ष कर रहा था। बेवकूफ़! अज़रियल ने उसके चेहरे पर सीधा लात मारी, जिससे वह लड़खड़ा गया। उसका शरीर फिर से बिजली की तरह कड़क उठा और वह आगे की ओर झपटा और उस हतप्रभ आदमी के पास जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने उसे खत्म करने के लिए शून्य भक्षक को उठाया, पीछे से हवा का एक और झोंका आया। अज़रियल ने हताशा में अपनी जीभ चटकाई, क्योंकि तलवारबाज पहले से भी अधिक तेजी से पुनः प्रकट हुआ। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण हवा। तलवारबाज को हवा से किसी प्रकार का लगाव होना चाहिए। इतना तो स्पष्ट था। अज़रियल की नज़रें इधर उधर घूमीं, लेकिन कुल्हाड़ी चलाने वाला फिर से गायब हो गया था। वह बहुत तेज था, बहुत तेज। फिर पलक झपकते ही कुल्हाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अज़रियल के पास पुनः प्रकट हुआ और उसने अपना हथियार उसकी गर्दन पर घुमाया। अज़रियल ने समय रहते ही छलांग लगा दी और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। तलवारबाज के लिए हवा का आकर्षण, लेकिन कुल्हाड़ी चलाने वाले के लिए अदृश्यता। मैं नहीं बता सकता कि यह कोई हुनर है या कोई अनोखा हुनर। अज़रियल ने अपने दांत पीस लिए। सौभाग्य से इसमें एक सीमा थी, अन्यथा कुल्हाड़ी चलाने वाले को हमला करते समय स्वयं को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वह स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकता तो अब तक अज़रियल मर चुका होता। लेकिन वह अभी भी लड़ाई से बाहर नहीं हुआ था। पलक झपकते ही कुल्हाड़ी चलाने वाला फिर से गायब हो गया और तलवार चलाने वाला हवा के झोंके से उड़कर अज़रियल पर टूट पड़ा। कष्टप्रद, वे अथक थे। अज़रियल ने संकोच नहीं किया। उसके चारों ओर लाल बिजली चमक रही थी, लेकिन वह अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था, बिना हिले। जब वह पलक झपकाता तो दोनों उसके दोनों ओर खड़े हो जाते और दोनों ओर से हमला करने के लिए हथियार उठा लेते। और तब अज़रियल ने दोनों हमलों को तीव्र गति से विफल कर दिया, जिससे हवा में केवल लाल बिजली ही चमकती रह गई। दोनों सैनिक आंखें फाड़कर देखते रहे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। इसके बजाय वे आगे बढ़े और अधिक तेजी से, अधिक मजबूती से तथा अधिक निर्ममता से हमला किया।
अज़रियल ने उनका मुकाबला किया, दृढ़ता से खड़े होकर प्रत्येक प्रहार को सटीकता से रोक दिया। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए, चाहे वह जागृत श्रेणी का ही क्यों न हो, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना असंभव होता। दूर से देखने पर केवल 3 आकृतियां दिखाई दे रही थीं जो स्थिर खड़ी थीं। उनकी भुजाएं धुंधली सी हिल रही थीं तथा लाल बिजली की चमक अराजकता को रोशन कर रही थी। अज़रियल ने अपने दांत पीस लिए और तेज उन्होंने भी खुद को आगे बढ़ाया। दबाव के कारण अज़रियल की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं तथा उसका शरीर प्रत्येक गति के साथ विरोध कर रहा था। उसके चेहरे और शरीर पर घाव के निशान दिखाई देने लगे। प्रत्येक वार के जमीन पर गिरने से पहले उसने बर्फ से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास इसे ठीक से मजबूत करने के लिए पर्याप्त मन नहीं था। टक्कर के कारण बर्फ टूट गई तथा उनके लगातार प्रहारों को पूरी तरह रोकने में असमर्थ रही। तीनों लड़ाके बेरहमी से हमला कर रहे थे। जमीन पर खून बिखरा हुआ था, जिससे एक भयानक दृश्य बन गया था। और तब अज़रियल के होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान फैल गई। उसका खून से सना चेहरा दोनों सैनिकों को घबरा गया, जिन्होंने आशंका से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अंत में, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस आदान प्रदान का परिणाम उसी समय तय हो चुका था जब उन्होंने अज़रियल की गति से मेल खाने की कोशिश की थी। उनकी गलती यह नहीं थी कि वे उससे तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार गति ही निर्णायक कारक नहीं थी, ये सहनशीलता थी। और कौन सा हथियार पहले टूटेगा? एक तरफ वॉर्ड ईटर था, वह आत्मिक हथियार जो कभी महान राजा जोआक्विन क्रिम्सन के पास था। दूसरी तरफ अनजान हाथों से गढ़ी गई एक साधारण तलवार और कुल्हाड़ी, जिसे कोई नामी गिरामी व्यक्ति इस्तेमाल करता था। जवाब स्पष्ट था। एक क्षण में ही अज़रियल की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसकी बिजली लाल से सफ़ेद हो गई, जिससे वे दोनों अचंभित हो गए। शून्य भक्षक अब चटकती सफ़ेद बिजली से घिरा हुआ उनके हथियारों से भिड़ गया। एक क्षण में तलवार और कुल्हाड़ी जम गईं और फिर वे टूट गए। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बिना किसी हिचकिचाहट के अज़रियल ने पूर्व कुल्हाड़ी चलाने वाले को एक तरफ धकेल दिया और शून्य भक्षक को तलवार चलाने वाले के गले में डाल दिया। जब कटाना ने मांस और श्वास नली को छेदा तो एक भयानक ध्वनि हवा में फैल गई। अज़रियल प्रतिरोध और उसकी चिकनीपन को महसूस कर सकता था। इससे उसे घृणा हुई। तलवारबाज की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, उसके गले में खून की धारा बह रही थी और उसकी जान तेजी से जा रही थी। अज़रियल ने वॉइड ईटर को मुक्त कर दिया और एक धीमी आवाज के साथ तलवारबाज जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, वान, पूर्व कुल्हाड़ीधारी की आवाज गुफा में गूंज रही थी, जो पीड़ा से भरी हुई थी। वान, तो ये था तलवारबाज का नाम। लेकिन अज़रियल इस पर अधिक ध्यान नहीं दे सका। वह कुल्हाड़ी चलाने वाले के पास गया, जो घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके खून से सने चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। दांत पीसते हुए उस आदमी ने अज़रियल को घूरा, उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। तुम राक्षस, बिना पछतावे के हत्या कर रहे हो। अज़रियल ने उसकी ओर देखा, उसके शरीर से खून ठंडे पत्थर के फर्श पर टपक रहा था। उद्धरण चिन्ह असली शैतान तो वो हैं जो इस पुल के दूसरी तरफ लड़ रहे हैं, तुम्हारा बॉस और मेरा प्रशिक्षक। वो मुझे और बाकी कैडेट्स को मारने वाला था। नहीं, कुल्हाड़ी चलाने वाले ने हताश होकर अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर खून के साथ आंसू भी घुल गए। ये केवल तुम ही होने वाले थे। वह किसी और को नहीं मारने वाला था। लेकिन अब, बकवास। अज़रियल ने आह भरी जब उस आदमी की नज़र ज़मीन पर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? अज़रियल ने पूछा। आदमी ने अपना सिर उठाया, उसे घूरा, उसकी आवाज़ भारी और कांप रही थी। भाड़ में जाओ। अज़रियल ने शून्य भक्षक को अपने गले में डालने से पहले गंभीरता से देखा। उस आदमी के होठों से खून रिस रहा था, उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थीं क्योंकि उनमें से जीवन खत्म हो गया था। कुछ ही पल बाद वह ठंडे फर्श पर गिर पड़ा और वान के साथ मौत में मिल गया। लड़ाई खत्म हो गई थी। अज़रियल विजयी रहा और अंत में अज़रियल को केवल कोर रीपत से आने वाली उत्साहपूर्ण उत्तेजना का एहसास हुआ। तभी उसे यह बात समझ में आई। ओह, वह एक ग्रेड आगे बढ़ गया था। अज़रियल ने शून्य भक्षक को अपने गले में डालने से पहले गंभीरता से देखा। आदमी के होठों से खून रिसने लगा और उसकी आंखों की रोशनी फीकी पड़ गई। वह ठंडी, कठोर जमीन पर गिर पड़ा और अंत में अज़रियल को केवल कोर रीपत से आने वाली उत्साहपूर्ण उत्तेजना का एहसास हुआ। लेकिन फिर उसे यह महसूस हुआ, वह एक ग्रेड आगे बढ़ गया था। फिर भी जब उन्हें सत्ता में बदलाव का एहसास हुआ तो भी कोई खुशी नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 मनुष्यों की हत्या का बोझ उसे कचोट रहा था और इससे भी बुरी बात यह है कि कोर रीपत ने इसे अच्छा महसूस कराया था, जिससे स्थिति 1000 गुना बदतर हो गई। तुम्हें इसकी आदत हो रही है। इस बार तुम्हें पहली बार शिकार करने जैसी उल्टी नहीं होगी।
तुम जल्दी से अनुकूलित हो जाते हो, लियो ने कहा। उसकी आवाज़ सहज थी जब वह अज़रियल के पास खड़ा था, उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। उसने शवों पर नज़र डाली। उनके गले छेदना कितना भयानक है। अज़रियल ने ठंडी ज़मीन पर गिरते हुए आह भरी। उसे संभलने की ज़रूरत थी। ये तो केवल शुरुआत थी। जिन 2 लोगों को उसने मारा था वे चीज़ों की बड़ी योजना में महत्वहीन थे। मात्र धूल के कण। अचानक गुफा में एक बहरा कर देने वाली आवाज़ गूंजी जिससे पुल हिल गया। अज़रियल की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने धूल में झांका। उसने जो देखा उससे उसके मन में वास्तविकता पर प्रश्न उठने लगे। वहाँ पुल के बीच में प्रशिक्षक बेंसन खड़े थे। वह क्रैडलर के ऊपर खड़ा था जो अब घुटनों के बल बैठा था। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और उसके घावों से काला खून बह रहा था। एक भाला ऑब्सीडियन जिसकी सतह मैट और तेज थी क्रैडलर की छाती में घुस गया, जिसका घातक सिरा उसकी पीठ से बाहर निकला हुआ था। अज़रियल की सांस अटक गई। लेकिन ये सबसे चौंकाने वाली बात नहीं थी। पब फ्यूचर एड्स। बेंसन कवच पहने हुए था। आत्मा कवच। काली पड़ चुकी धातु उससे चिपकी हुई थी, चिकनी और बिना किसी अनावश्यक अलंकरण के। इसके किनारे ऐसे दिखते थे मानो वे जितनी आसानी से सुरक्षा करते थे उतनी ही आसानी से काट भी सकते थे। कवच में प्रत्येक गतिविधि तरल थी। बेंसन उसे ऐसे पहन रहा था जैसे वह उसका ही एक हिस्सा हो, खतरे का प्रतीक। इसकी सतह पर एक भी खरोंच नहीं थी। आपने सचमुच गलत अनुमान लगाया है। अज़रियल असहमत नहीं हो सका। पुस्तक में बेंसन ने कभी लड़ाई नहीं की थी। वह अपनी असली शक्ति को नहीं जानता था। वह केवल ग्रेड 3 एडवांस था, या ऐसा अज़रियल ने सोचा था। बेंसन के बारे में सब कुछ, उसके काले बाल, उसकी काली आंखें, उसका ठंडा व्यवहार परेशान करने वाला था। और जब बेंसन ने क्रैडलर को देखा जो हार के बावजूद मुस्कुरा रहा था, तो अज़रियल को लगा कि उसकी त्वचा सिहर उठी है। क्रैडलर की खाली आंखें उस पर टिकी रहीं। यहाँ तक कि मौत के दरवाजे पर भी उस प्राणी की आंखें केवल उसी के लिए थीं। क्यों? बेंसन ने उसकी छाती से भाला निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके शरीर से मैनाकोर को फाड़ दिया। क्रैडलर आगे की ओर झुक गया। मृत। इस बार वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि क्रैडलर जैसी चीज़ के लिए भी, जिसके पास हृदय और कोर नहीं था, मृत्यु अंतिम थी। अज़रियल को आशा थी। बेंसन ने आह भरी, फिर अपनी नज़र अज़रियल की ओर घुमाई। उसकी नज़रें कुछ देर के लिए अपने पैरों के पास पड़ी 2 लाशों पर टिक गईं, फिर वापस उस पर टिक गईं। जैसा कि अपेक्षित था, वे दोनों तुमसे छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, मेरे राजकुमार। अज़रियल की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन इतना नहीं कि स्वास्थ्य औषधि बर्बाद हो जाए। अच्छा कवच। बेंसन धीमे, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाते हुए गुनगुनाया। उसके कदमों की आहट अशुभ लग रही थी। मुझे यह अजीब लग रहा है कि आपके पास खुद एक नहीं है। आखिरकार आपने शून्य क्षेत्र में 2 साल बिताए हैं और आप एक राजकुमार हैं। मुझे नहीं लगता था कि कवच मेरे लिए उपयुक्त है, लेकिन मुझे इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बेंसन ने अपनी धीमी गति से आगे बढ़ना जारी रखा। अब और समय बर्बाद मत करो। आज हम में से केवल एक ही यहाँ से जाएगा, मेरे राजकुमार। अज़रियल ने वॉर्ड ईटर को और कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। कितना लंबा। अब बेंसन से लड़ना लाजमी लग रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। बहुत कुछ गलत हो चुका था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को मारना जिसने अकेले ही ग्रेड 3 के राक्षस को मार गिराया हो, यह एक चुनौती होने वाली थी। इस बार मैं खुद को रोक नहीं सकता। यदि वह ऐसा करता तो उसका अंत हो जाता। जब अज़रियल बेंसन की ओर चलने लगा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। मैं आज खुशी से आपका जल्लाद बनूंगा, प्रशिक्षक। तब उसका चेहरा शून्य हो गया। तारांकन 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 तारांकन। प्रशिक्षक रनी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उन्होंने काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। उसकी त्वचा पीली सफ़ेद थी, लेकिन वह कुछ और नहीं देख सकी। उस आदमी की उपस्थिति से उसकी रूह कांप उठी। तो आखिरकार समय आ गया है ना? जैसे ही वह व्यक्ति पास आया, प्रशिक्षक रनी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह दंग रह गईं। काले कपड़े पहने आदमी। उसकी आंखें काले कपड़े से ढकी हुई थीं। वह अंधा है। जब वह काफ़ी करीब पहुंच गया तो वह उसके सामने रुक गया। प्रशिक्षक रनी अनजाने में तनावग्रस्त हो गईं। सर, आप अगले कुछ सप्ताह तक शून्य काल कोठरी में प्रवेश नहीं कर सकते। हीरो अकादमी ने इसे उस समय के लिए बुक कर लिया है। काले कपड़े पहने आदमी मुस्कुराया, एक दयालु मुस्कान। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आप वाकई मेहनती हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी आपने कोई ब्रेक नहीं लिया। तब भी नहीं जब दूसरा समूह शून्य काल कोठरी में प्रवेश कर गया। प्रशिक्षक रनी, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि आप प्रशंसनीय हैं।
रनी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। वह जानता है कि मैं कौन हूँ। क्या वह सचमुच अंधा है? काले कपड़े पहने आदमी ने अपना सिर हिलाया। खैर, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं शून्य कालकोठरी में प्रवेश कर रहा हूँ, जो लोग पहले से ही ऐसा करना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या? प्रशिक्षक रनी को लगा कि उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए हैं। इस आदमी में कुछ बुनियादी गड़बड़ थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या थी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि धरती हिंसक रूप से हिल गई और विस्फोटों की आवाज पवित्र राजधानी में गूंज उठी। लोग चीखने लगे और हर दिशा में भागने लगे। कुछ लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे, अन्य लोग रो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। ये सब अचानक हुआ। बम। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप सचमुच मुझसे गपशप करना चाहते हैं, या फिर आप उन दयनीय बच्चों को बचाना चाहते हैं जो मलबे में दबने वाले हैं? प्रशिक्षक रनी ने काले कपड़े पहने आदमी को घूर कर देखा। वह उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया। अब इससे उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। जैसे ही उसके मन में एक विचार आया, वह शांत हो गई। ठीक है, सोलोमन यहाँ है। उसने ज़रूर किसी को मरने से बचाया होगा। काले कपड़े पहने उस आदमी को और भी शांति से देखते हुए उसके होंठों से एक आह निकली। हालांकि उसने अपनी आंखों पर कपड़ा बांध रखा था, फिर भी उसे लगा कि वे उसे चुभ रही हैं। ओह, तो छात्र ज़्यादा कीमती हैं। खैर, यह एक स्पष्ट विकल्प है। मुझे खुशी है कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं। नियोजेनेसिस, तुम सचमुच जानते हो कि शो कैसे करना है। मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। मैं तुम्हें एक विकल्प दे रहा हूँ। वह एक कदम आगे बढ़ी। मुझे चुपचाप अंदर ले जाने दो, वरना मैं तुम्हें यहीं देशद्रोह के आरोप में मार डालूंगा। उसके चेहरे पर एक उत्सुक मुस्कान उभर आई। मैं तो हार ही गया। अब मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। शायद मुझे जाकर देखना चाहिए कि वहाँ नीचे क्या हो रहा है। जैसे कि मैं। जैसे ही उसने एक और विस्फोट तथा अधिक लोगों की चीखें सुनी, उसने अपनी बात बीच में ही रोक दी। उसका चेहरा काला पड़ गया। वह जोकर क्या कर रहा है? क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ रहा था जो उसे इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देगा? जैसे ही काले कपड़े वाला आदमी आगे बढ़ा, उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। मैंने अपना मन बदल लिया है। कृपया एक तरफ हट जाए, मिस रनी। हालांकि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं केवल देख रहा हूँगा। एकमात्र स्थान जहां आप देखेंगे वह है आपके ताबूत से रिश्ती हुई मिट्टी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काले कपड़े पहने आदमी के पीछे से अचानक एक आवाज आए और प्रशिक्षक रनी तथा वह दोनों स्रोत की ओर मुड़े। वह यहाँ क्या कर रहा है? वह दंग रह गई। हर पल चीज़ें निश्चित रूप से और दिलचस्प होती जा रही हैं। तो यहीं से आपको आत्मविश्वास मिला है। योजनाएं लीक हो गई हैं। दोनों ने नए व्यक्ति को देखा और रनी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वहां एक आदमी खड़ा था, उसके सुनहरे बाल प्रकाश को पकड़ रहे थे और उसकी हरी आंखें काले कपड़े पहने आदमी को घूर रही थीं। ग्रैंडमास्टर थॉमस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? थॉमस की नज़र प्रशिक्षक रनी पर पड़ी। प्रशिक्षक रनी, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। काश हमारा पुनर्मिलन ज़्यादा भाग्यशाली परिस्थितियों में होता। जहाँ तक आपके प्रश्न का प्रश्न है, आप राजकुमार को दोष दे सकती हैं। राजकुमार? क्या उसका मतलब राजकुमार अज़रिएल है? क्यों? वह उलझन में थी। थॉमस के यहाँ होने का कोई कारण नहीं था। रागनार के दाहिने हाथ को हमेशा फ्रॉस्ट किंग के साथ रहना चाहिए। फिर भी वह यहाँ था, अपने राजा के बिना आगे बढ़ रहा था, केवल इज़राइल के शब्दों पर काम कर रहा था। क्यों? ऐसा लगता है कि आपकी उपस्थिति व्यर्थ थी, ग्रैंडमास्टर थॉमस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। थॉमस ने उसकी ओर उलझन से देखा। उसकी भौहें उलझन में सिकुड़ी हुई थीं। लोगों की चीखें और अधिक उन्मत्त हो गईं, तथा न्यूजेनेसिस और घटनास्थल पर पहुंचे नायकों के विरुद्ध विस्फोटों और लड़ाइयों की आवाज़ें गूंजने लगीं। यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कम से कम थॉमस के यहाँ होने से वे अपने सामने खड़े आदमी को तो पकड़ सकते थे। वह निश्चित नहीं थी कि काले कपड़े वाला आदमी कितना ताकतवर था। शायद वह इतना कमज़ोर था कि प्रशिक्षक रनी उसे थॉमस की मदद के बिना ही हरा नहीं सकती थी। लेकिन काले कपड़े पहने आदमी के बारे में उसके मन में एक बेचैनी सी भावना थी। जैसे ही रनी की नज़र थॉमस से मिली, वे दोनों काले कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़े। लेकिन एक सेकंड भी नहीं बीता था कि गुरुत्वाकर्षण बल ने उन्हें कुचल दिया। किसी को भी नहीं बख्शा गया। दोनों घुटनों के बल आ गए। उफ, ये भयावह था, दमघोंटू था, दर्दनाक था। बड़ी मुश्किल से वह ऊपर देखने में कामयाब हुई और उसे आश्चर्य हुआ कि काले कपड़े वाला आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके सिर में खतरे की घंटी बज उठी। दौड़ना, उसे भागना पड़ा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। कुछ भयानक हो रहा था।
लोगों की चीख पुकार और दूर से हो रही लड़ाइयों की आवाज़ें धीरे धीरे कम हो गईं क्योंकि दबाव ने थॉमस और रनी दोनों को अपनी जगह पर जकड़ लिया था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। मैं विनाश के दूत महान हेप्टाक ज़ोरान का अभिवादन करता हूँ। उसका दिमाग खाली हो गया। थॉमस का दिमाग खाली हो गया। ऐसे शब्द निकले जिन्हें वे बड़ी मुश्किल से समझ पाए। दोनों के चेहरे पसीने से लथपथ थे और पसीना फर्श पर टपक रहा था। उसके होठों से बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज निकली। हेप्टाक, नियो जेनेसिस के 7 कथित राजाओं में से एक। वह इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। ऐसा कोई यहाँ क्यों था? उसकी नज़र उस आकृति की ओर गई, या जो भी वह चीज़ थी। उसका शरीर कांप उठा और जम गया। ये किसी व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मानव सदृश जीवित अंधकार उसके सामने खड़ा हो। उसकी चौड़ी चौड़ी सफ़ेद आंखें उसे घूर रही हों। मुंह तो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उसकी आवाज़ सुनकर उसका खून खौल उठा। सभी को तुरंत पीछे हटने का आदेश दो। योजना विफल हो गई है। अंदर वालों का क्या? अब तक वे सभी मर चुके हैं। काले कपड़े पहने आदमी ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। अच्छे से। ठीक इसी तरह काले कपड़े वाला आदमी खड़ा हुआ और चला गया। ज़ोरान अचानक थॉमस की ओर मुड़ा और उसे नीचे देखने लगा। थॉमस पसीने से तरबतर था और डरी हुई आंखों से ज़ोरान को देख रहा था। ग्रैंडमास्टर थॉमस, मैं आपसे एक बात का उत्तर चाहता हूँ। सच सच उत्तर दीजिए तो मैं राजकुमारी सेलेस्टिना फ्रॉस्ट की जान बख्श दूंगा। गलत उत्तर दीजिए तो उसकी मौत सबसे भयानक होगी। ज़ोरान के शब्दों से थॉमस का चेहरा पीला पड़ गया। तो फिर जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है, क्या उसका नाम प्रिंस अज़रिएल क्रिम्सन है? ज़ोरान के सवाल पूछते ही रनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आवाज़ पूरे समय भावहीन थी, लेकिन जैसे ही उसने अज़रिएल का नाम लिया, वह नफरत से भर गई। सोलोमन कहाँ है? मुझे मत बताना कि वह हार गया। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस समय ज़ोरान के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ फ्रेया और सोलोमन ही बचे थे। शायद साल्वेटर भी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उन्होंने ही मुझसे निजी तौर पर संपर्क किया था और बताया था कि पवित्र राजधानी पर हमला होने वाला है, और मैं किसी को नहीं बता सकता था, यहाँ तक कि अपने राजा को भी नहीं। ज़ोरान ने सिर हिलाया और थॉमस को जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसकी वफादारी कभी भी अज़रिएल के प्रति नहीं थी। अगर उसे सेलेस्टिना और अज़रिएल में से किसी एक को चुनना होता तो वह तुरंत सेलेस्टिना को चुन लेता, चाहे इससे उसे कितना ही दुख क्यों न होता। उद्धरण चिन्ह। तो वह सचमुच जानता था। ऐसा कहकर ज़ोरान अचानक शून्य कालकोठरी की ओर चल पड़ा। रनी ने अपना सिर नहीं घुमाया, क्योंकि ज़ोरान ने उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर दिया और ब्लैक होल में चला गया। एक क्षण में ही उसने उसे पूरी तरह निगल लिया। उनके जाने के साथ ही दबाव तुरंत गायब हो गया। काले कपड़े वाला आदमी चला गया था। लड़ाई और अराजकता जारी रही, फिर भी रनी और थॉमस हिले नहीं। तो जब वह गंभीर होता है तो ऐसा दिखता है। प्रशिक्षक बेंसन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब वह अज़रिएल के सामने कुछ मीटर की दूरी पर रुके। क्रैडलर के खिलाफ लड़ाई के दौरान बेंसन ने कभी कभी अज़रिएल की लड़ाई पर नज़र डाली थी। वहाँ कुछ भी विशेष उल्लेखनीय नहीं था, सिवाय उस विचित्र तलवार कला के। क्रैडलर के साथ उनकी लड़ाई भी ज़्यादा कठिन नहीं थी। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ये घृणित प्राणी दिमाग पर आक्रमण करने में माहिर था। लेकिन बेंसन ऐसे हमलों का प्रतिरोध करने में माहिर थे। समान मानकोर स्तर के किसी व्यक्ति के लिए उसे मानसिक रूप से प्रभावित करना लगभग असंभव होता। और चूंकि क्रैडलर के पास नज़दीकी मुकाबले में कौशल की कमी थी, इसलिए उसे इसे खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन फिर भी यह एक विचित्र प्राणी था, सिर कटने के बाद भी जीवित रहने वाला, जिसका हृदय और मन कोर निकालने की आवश्यकता थी। और सबसे अजीब बात, ऐसा लगता था कि उसे केवल अज़रिएल की ही परवाह थी। हाँ, ये निश्चित रूप से अजीब था, लेकिन बस इतना ही। कम से कम जहाँ तक क्रैडलर का सवाल है। इससे पहले 2 मध्यवर्ती रैंकों के खिलाफ लड़ाई के दौरान अज़रिएल का भावशून्य चेहरा नहीं बदला था। वे बुरे लड़ाके नहीं थे, न तो अपने रैंक में सबसे अच्छे और न ही सबसे बुरे। फिर भी उन्हें अज़रिएल की बदौलत अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग करने का मौका नहीं मिला। फिर भी अज़रिएल घायल हो गया था। बुरी तरह तो नहीं, लेकिन ध्यान देने लायक तो है। उसने खुद को रोका, फिर भी खुद को चोट लगने दी। इससे बेंसन को परेशानी हुई। ये निराशा और षड्यंत्र का एक अजीब मिश्रण था, मानो उसे एक ही समय में गंभीरता से लिया जा रहा था और खारिज भी किया जा रहा था। उनकी नज़र में लड़ाई पहले ही तय हो चुकी थी। उसके पास एक आत्मा हथियार था और वह उच्च मनकोर स्तर का था। हार अवश्यंभावी थी। अज़रिएल कुछ मीटर दूर जाकर रुक गया, उसका चेहरा पहले की तरह ही भावशून्य था। तब बेंसन उस पर झपटा, इतनी तेजी से कि हवा में लहरें उठीं और उसके पीछे जमीन फट गई।
पब फ्यूचर एड्स। एक ही पल में वह अज़रियल के सामने था, उसका भाला सीधे लड़के की लाल आंख पर निशाना साध रहा था। लेकिन आखिरी क्षण में अज़रियल ने अपना सिर बाईं ओर झुकाकर बचाव किया। एक क्षण भी बर्बाद न करते हुए अज़रियल ने जवाबी हमला किया और लाल बिजली की चमक के साथ चमकते हुए शून्य भक्षक को बेंसन की ऑब्सीडियन आंख की ओर फेंक दिया। लेकिन बेंसन अभी भी तेज था। बिना किसी प्रयास के उसने अपना भाला घुमाया, उसका मुंह वॉर्ड ईटर के ब्लेड से टकराया, जिससे वार उसके सिर के पास से होकर गुजरा। अज़रियल की छाती पर एक तेज लात मारकर उसने लड़के को उड़ा दिया। अज़रियल ज़मीन पर लुढ़क गया, लेकिन लगभग तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, हालांकि उसमें दर्द का कोई निशान नहीं था। वह खड़ा था, उसके सामने शून्य भक्षक था, बिजली अशुभ रूप से चमक रही थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह अपनी बर्फ की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या इसकी वजह मन की कमी है, या बिजली की तुलना में वह इसमें कम कुशल है? ये जानकर हैरानी हुई कि अज़रियल के दो आकर्षण थे, लेकिन लड़का अभी भी इतना छोटा था कि दोनों के लिए असली खतरा नहीं बन सकता था। इसका मतलब यह नहीं था कि बेंसन लापरवाह होगा। उनके अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अज़रियल ने अगला कदम उठाया। डेथ्स ब्लॉसम का उपयोग करके उसने एक पल में दूरी को कम कर दिया। बेंसन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अपने हृदय पर किए गए पहले प्रहार को टाल दिया। बिजली के साथ काले धुएं का एक निशान अज़रियल की गतिविधियों का पीछा कर रहा था, जब बेंसन ने दूसरे हमले को रोका, एक वार जो उसके पेट को चीरने के लिए किया गया था। आश्चर्य की बात यह थी कि अज़रियल पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसका ब्लेड भाले से फिसल गया और वॉर्ड ईटर बेंसन की गर्दन की ओर जा लगा। लेकिन यह पर्याप्त तेज नहीं था। अपने भाले से चकमा देने या रोकने के बजाय बेंसन ने अपने नंगे हाथ से वॉर्ड ईटर को पकड़ लिया, जिससे उसका कवच दबाव के कारण टूट गया। जैसे ही उसकी हथेली जमीन पर गिरी, खून टपकने लगा, लेकिन वॉर्ड ईटर वहीं अटक गया और हिलने में असमर्थ हो गया। अज़रियल ने जोर नहीं लगाया। इसके बजाय उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और शून्य भक्षक को वापस बुलाने से पहले छलांग लगा दी। बेंसन ने उसे ध्यान से देखा, उनकी आंखें एक दूसरे से मिल गईं। आपकी मन क्षमता और पुनर्जनन क्षमता अद्भुत है, बेंसन ने टिप्पणी की। अपनी आत्मीयता और तलवार कला का कई बार उपयोग करना, और यहाँ तक कि बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आत्मिक हथियार को बुलाना और उसे खारिज करना। युद्ध में हर चीज़ के लिए मन ज़रूरी होता है। बिना मन के कोई भी हार जाएगा। उसकी मन क्षमता मेरी प्रतिद्वंद्वी है। लेकिन बेंसन को सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि अज़रियल का मन पुनर्जनन बेहतर था। इसका मतलब यह है कि इस समय अज़रियल के पास संभवतः उससे अधिक मैना शेष थी। फिर भी वह जीत नहीं सकता। तो फिर वह क्या योजना बना रहा है? उसके होठों से एक आह निकल गई। सम्मान के कारण मैं अब और पीछे नहीं हटूंगा। जमीन से अचानक किक मारकर बेंसन ने अज़रियल पर हमला किया और पहले की तुलना में बहुत तेजी से उसके सामने पहुंच गया। इससे पहले कि बेंसन का भाला उसके हृदय की ओर बढ़ता, अज़रियल को पलक झपकाने का भी समय नहीं मिला। अज़रियल के शरीर के चारों ओर बिजली कड़कने लगी। जैसे ही वह किसी तरह एक ओर खिसकने में सफल हुआ, लेकिन वह पर्याप्त तेज नहीं था। भाला उसकी पसलियों में घुस गया और घाव से खून रिसने लगा। बेंसन ने हार नहीं मानी। एक तेज गति से उसका खून बहता दाहिना हाथ आगे बढ़ा और अज़रियल के बाएं हाथ को जकड़ लिया। उसने उसे किसी चिथड़े की गुड़िया की तरह पटक दिया और उसे उसी जगह पर पटक दिया जहां कुछ क्षण पहले बेंसन खड़ा था। अज़रियल के प्रहार से जमीन चटक गई। बेंसन बिना हिले डुले खड़ा रहा, फिर उसने अपना भाला सीधे अज़रियल पर फेंका। अज़रियल की भावशून्य आंखों ने ठीक समय पर हथियार को देख लिया। खुद को जमीन से धकेलते हुए वह लुढ़क गया, क्योंकि भाला जमीन में घुस गया था जहां वह लेटा हुआ था। प्रशिक्षक बेंसन ने देखा कि अज़रियल खड़ा था, उसके शरीर से खून फर्श पर टपक रहा था। अचानक अज़रियल के भावशून्य चेहरे पर एक सूक्ष्म बदलाव आया। उसकी आंखें थोड़ी और खुल गईं, बस थोड़ी सी। बिना किसी चेतावनी के बेंसन के बाएं हाथ का कवच टूटने लगा। उसके काले टुकड़े जमीन पर गिरने लगे, जिससे उसका हाथ खुला रह गया। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं, उसके कवच के काले टुकड़े कांपने लगे, फिर हवा में घूमने लगे, और एक तेज सीटी के साथ वे हवा को चीरते हुए अज़रियल की ओर बढ़े। तारानकन 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 तारानकन। अज़रियल ने आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि काले टुकड़े उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें गिनना मुश्किल था। उसके आसपास की हर चीज रंगहीन लग रही थी। चुंबकत्व, ये प्रशिक्षक बेंसन का लगाव था। अज़रियल गलत था। बेंसन ने आत्मिक कवच नहीं पहना था। उसके शरीर को ढकने वाला काला पदार्थ कवच नहीं था। वह चुंबक था, जो रक्षा और हथियार दोनों का काम करता था। जब चुंबकीय टुकड़े उस पर उड़ रहे थे, तो अज़रियल ने बचने या रोकने की जहमत नहीं उठाई।
ऐसा करना व्यर्थ होता। इसके बजाय वह पीछे की ओर कूदा, जिससे उसके सामने बर्फ की एक दीवार बन गई। बर्फ के टुकड़े बर्फ से टकराकर उसमें घुस गए, कुछ उसके शरीर को छू गए और हल्के घाव कर गए। लेकिन अंत में बर्फ जमी रही, काले टुकड़ों के भार तले टूटने से ठीक पहले। अज़रियल की निगाहें बेंसन पर टिकी थीं, जब वह शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था और जमीन से अपना भाला उठा रहा था। बेंसन ने अपना बायां हाथ उठाया और काले टुकड़े कांपने लगे, फिर उसकी ओर वापस आए तथा पुनः एकत्रित होकर उसका कवच बन गए। यहाँ कोई पॉइंट नहीं। बेंसन से बातचीत के बाद अज़रियल केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंचे, लड़ने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था, मारने का कोई मतलब नहीं है। वह बेंसन के खिलाफ नहीं जीत सके, जिनके पास उनसे कहीं अधिक अनुभव था। यह असंभव था। वह केवल अपना मन बर्बाद कर रहा होगा, जो पहले से ही खत्म हो रहा था। क्रैडलर ने बेंसन को उस तरह कमज़ोर नहीं किया जैसा अज़रियल ने उम्मीद की थी, और वॉर्ड माइंड का इस्तेमाल करने से उसका मान और भी तेज़ी से खत्म हो रहा था। जल्द ही यह उसके भंडार का अंतिम भाग भी समाप्त कर देगा। तब तो हार अवश्यंभावी हो जाएगी। अज़रियल की नज़रें गुफा के चारों ओर घूम रही थीं, पुल और अंधेरे परिवेश पर। उन्होंने आंखें मूंद लीं। कोई और विकल्प नहीं है। यदि वह जीतना चाहता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए उन्होंने शून्य मन को निष्क्रिय कर दिया। उफ! अज़रियल ने अपना सिर पकड़ लिया और सिहर उठा। यह एक उबकाई देने वाला एहसास था, क्योंकि अचानक से रंग उसकी दृष्टि में वापस आ गए थे। प्रशिक्षक बेंसन अचानक हुए परिवर्तन को देखकर भ्रमित और सतर्क हो गए। गंभीर भाव से अज़रियल ने खुद को संभाला। उसे उम्मीद थी कि शायद वह शून्य मन का इस्तेमाल करके जीतने का कोई रास्ता खोज लेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि वह बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। काश वह अकेला ना होता। अगर ल्यूमिन या नोल यहाँ होते तो शायद उसे मौका मिल जाता, लेकिन वे नहीं थे। उसे कैडेटों के साथ नोल पर भरोसा था और ल्यूमिन को वहाँ सुरक्षा के तौर पर चाहिए था। अज़रियल को उनकी मदद के बिना ही यह काम पूरा करना पड़ा। समय बीत रहा था। उसने पलकें झपकाईं और अचानक प्रशिक्षक बेंसन उसके सामने आ खड़ा हुआ। वॉर्ड ईटर को उठाकर भाले को रोकने के लिए अज़रियल को आश्चर्य हुआ जब बेंसन ने उसकी पकड़ छोड़ दी। हथियार एक गूंज के साथ फर्श पर गिर गया। बेंसन ने दोनों हाथों से वॉर्ड ईटर के ब्लेड को पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अज़रियल की आंखें चौड़ी हो गईं। जब ब्लेड बेंसन की हथेलियों में धंस गया तो उसके हाथों से खून बहने लगा, फिर भी वह दांत पीसते हुए उसे संभाले रहा। आत्मघाती पागल! अचानक एक लात अज़रियल के पेट पर लगी और उसके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन अज़रियल ने शून्य भक्षक को रिहा नहीं किया। बेंसन ने भी ऐसा नहीं किया। एक तेज कर्कश ध्वनि अज़रियल के कानों तक पहुंची। नहीं, ये शून्य भक्षक था। जैसे ही ब्लेड दबाव के कारण कमजोर हुआ, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हताश होकर अज़रियल ने अपनी बिजली की आत्मीयता को बुलाया और उसे शून्य भक्षक के चारों ओर लपेट दिया। बिजली ने बेंसन की त्वचा को जला दिया, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण डॉट डॉट डॉट। आह, मुझे इससे सचमुच नफरत है। कोई अन्य विकल्प न होने तथा ऑब्सीडियन ब्लेड पर दरारें पड़ने के कारण अज़रियल ने वॉर्ड ईटर को वापस बुला लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि प्रशिक्षक बेंसन ने उसके सिर के एक तरफ से पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। मध्यवर्ती रैंक और उन्नत रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन वह था, विशेषकर यदि अज़रियल जैसे अनुभवहीन व्यक्ति को बेंसन जैसे राक्षस से लड़ना पड़े, जो लगभग अपना पूरा जीवन उसी पद पर रहा हो। प्रत्येक मन कोर्स स्तर निष्क्रिय स्तर को छोड़कर कुछ अद्वितीय अनलॉक करता है, जो सभी के लिए समान है। एक बार जब कोई मनुष्य जागृत हो जाता है तो वह अपनी आत्मीयताएं अनलॉक कर लेता है, जैसे कि अज़रियल, जिसके पास बर्फ और बिजली की दुर्लभ दोहरी आत्मीयताएं थीं। लेकिन जब कोई मध्यवर्ती रैंक पर पहुंच गया तो खेल बदल गया। उन्होंने आत्मा शिराओं नामक एक शब्द को खोला, जो मानव द्वारा स्वयं गढ़ा गया था। अजीब बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हर इंसान जिस स्टेटस स्क्रीन पर भरोसा करता था, उसमें से वह हिस्सा छूट गया था जहां आत्मा शिराओं का उल्लेख था। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ। आत्मा शिराएं ऐसी चीजें थीं जिन्हें मध्यवर्ती स्तर पर अनलॉक करने पर आंतरिक मानस विस्फोट होता था, जिससे शरीर में विशिष्ट शिराएं विकसित होती थीं। ये शिराएं मानस प्रवाह को बढ़ाती थीं, नियंत्रण में सुधार करती थीं और दक्षता बढ़ाते हुए मंत्र उच्चारण को तेज करती थीं। इससे वे स्पष्टतः जागृत व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली हो गए। लेकिन जब कोई मनुष्य उन्नत रैंक पर पहुंच जाता है तो उसके बाद सब कुछ बदलने लगता है, मानो उसे उच्च स्तर के लिए तैयार किया जा रहा हो। आत्मा पुनर्जन्म, जिसका नाम स्टेटस स्क्रीन पर रखा गया था, उन्नत पद पर पहुंचने पर हर इंसान को इससे गुजरना पड़ता था।
इससे भौतिक शरीर में एक परिवर्तन आया, जिससे ताकत, चपलता, सहनशक्ति और स्थायित्व में जबरदस्त वृद्धि हुई। अज़रियल अभी तक उन्नत रैंक तक नहीं पहुंचा था। वह जैस्मीन की तरह आत्मा पुनर्जन्म से नहीं गुजरा था। बेंसन के अनुभव और बेहतर शरीर के साथ अज़रियल उसके खिलाफ द्वंद्व युद्ध कैसे जीत सकता है? इस लड़ाई में शून्य मन ने भी उसे बढ़त नहीं दी। कम से कम उनका सामना किसी विशेषज्ञ या उससे उच्च स्तर के व्यक्ति से तो नहीं था। जिन लोगों ने सोल इको को अनलॉक कर लिया था, उनसे अकेले निपटना अज़रियल जैसे किसी व्यक्ति के लिए वास्तव में असंभव था। और एक मास्टर रैंक वाला व्यक्ति जिसने ग्रैंड मास्टर बनने की तैयारी के लिए दूसरा आत्मा पुनर्जन्म लिया हो, जो आत्मा लंगर का उपयोग करने में सक्षम हो, तो और भी बुरा होता। एक ग्रैंड मास्टर शून्य दरारें खोल सकता था और पृथ्वी और शून्य क्षेत्र दोनों पर लंगर डाल सकता था। लेकिन अंत में इनमें से कोई भी बात अभी मायने नहीं रखती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अज़रियल बेंसन के खिलाफ ये द्वंद्व नहीं जीत सका। तारानकन 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 तारानकन। अज़रियल ज़मीन पर जोर से गिरा, जिससे उसके पूरे शरीर में झटके महसूस हुए। उसकी खोपड़ी में तेज दर्द हुआ, दुनिया धुंधली और टेढ़ी हो गई। उसके कानों में एक चुभने वाली आवाज़ गूंजने लगी। उसके मुंह में खून का धातु जैसा स्वाद भर गया। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने होंठ पोंछे और उसकी गर्म धारियां उसकी त्वचा पर फैलती महसूस कीं। प्रत्येक सांस लेना एक संघर्ष था, मानो वह कांच के टुकड़ों को अंदर ले रहा हो जो उसके गले को खरोंच रहे हों। वह शब्द फिर क्या था? अरे हाँ, एक मसोचिस्ट। ब्रैड, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उनमें से एक नहीं हो? अज़रियल की नज़र बस इतनी तेज हो गई कि वह उस आकृति को पहचान सका, उसके सामने खड़ा लियो का मजाकिया चेहरा। अज़रियल के अंदर नफरत उबल रही थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। मुश्किल से अपने होंठ खोलते हुए वह बुदबुदाया, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाड़ में जाओ, पब फ्यूचर एड्स। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी नज़र फिर से झुक गई। वह विशाल द्वार के और करीब आ गया। उफ, अपने प्रशिक्षक को शाप देना अवज्ञा का कार्य है, राजकुमार अज़रियल। उसका सिर धड़क रहा था। वह बड़ी मुश्किल से मुड़ पाया और बेंसन को अपनी ओर आते हुए देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। भाड़ में जाओ। लेकिन बेंसन ने ऐसा नहीं किया। उसका भाला एक बार फिर सीधे अज़रियल की ओर चला। अज़रियल की आंखें चौड़ी हो गईं, वह पर्याप्त तेज नहीं था। भाला उसके बाएं कंधे में घुस गया और वह फाटक से टकराकर गिर पड़ा। मंग, बहुत दर्द हुआ, बहुत ज्यादा। उससे भी बदतर, उसे खंडहरों को देखने से बचना पड़ा, वरना उसका सिर सचमुच फट सकता था। बेंसन उसके पास पहुंचा और उसके कंधे से भाला खींच लिया। अज़रियल ने अपने दांत इतने जोर से भींच लिए कि वे लगभग टूट ही गए, जिससे उसकी चीख निकल गई। उसकी धड़कनें उसके पूरे शरीर में दर्द से धड़क रही थीं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अभी तक नहीं। अचानक उसके सिर में खतरे की घंटी बज उठी। उसका शरीर सहज भय से तनावग्रस्त हो गया। अलविदा, मुझे आशा है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगे, मेरे राजकुमार। बेंसन उसके ऊपर मंडरा रहा था, भाला उसके सिर के ऊपर उठा रहा था। नीचे की ओर झपट्टा मारते हुए उसने सब कुछ खत्म करने की ठानी। नहीं, अगर वह उसे लग गया तो वह मर जाएगा। उसे ये सब दोबारा करना होगा, बस एक बार फिर असफल होने के लिए। अज़रियल इसकी अनुमति नहीं दे सकता था। हताश होकर उसने दांत पीसकर जमीन पर लात मारी। भाला नीचे गिरा, लेकिन अज़रियल आगे की ओर उछला और तुरंत लड़खड़ा गया। वह बेंसन की पीठ के पीछे गिर पड़ा। और तब आर्ग, उसके गले से चीख निकली। दर्द एक बेरहम लहर की तरह उसके अंदर दौड़ गया, उसकी इंद्रियों को निगलता हुआ। पेट के बल लेटे हुए उसने अपनी तरफ देखा। उसके सामने, उसके हाथ, उसका दाहिना हाथ। हा हा हा। उसने कांपती हुई सांस छोड़ी, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। पलके झपकाते हुए वह पीठ के बल लुढ़क गया। अपनी आंखें फिर से खोलकर उसने उस ओर देखा जहां कभी उसका दाहिना हाथ था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कटे हुए पेड़ के तने से खून बह रहा था, जो ठंडी धरती पर फैलते काले धब्बे की तरह जमीन पर जमा हो रहा था। आह, बकवास। अरे, ये बहुत दर्द कर रहा है। ये शब्द उसके मुंह से निकल गए, उसे पता भी नहीं चला। उसकी आंखें, जो अब आंसुओं से लाल हो गई थीं, दर्द से जल रही थीं। बर्फ के प्रति अपनी आत्मीयता को जागृत करते हुए अज़रियल ने घाव के चारों ओर शीघ्रता से बर्फ जमा दी, जिससे रक्त प्रवाह रुक गया। अभी के लिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी मौत को इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं, मेरे राजकुमार। आप सिर्फ खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अज़रियल ने बेंसन को घूरा, जो उसे उदासीन चेहरे से देख रहा था। अभी तक नहीं। अज़रियल के रक्तरंजित होठों पर एक विकृत मुस्कान उभरी, तथा फिर एक सिहरन ने उसे मिटा दिया। मैंने तुमसे कहा था, मैं मरने में बहुत बुरा हूं।
हर हरकत से ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसें चाकू से कट रही हों, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना कटा हुआ हाथ उठाया और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। उसका शरीर लड़खड़ाया, लगभग फिर से गिर पड़ा। सचमुच, आप हैं। अब शक्ति और मन के अंतिम अवशेषों के साथ अज़रियल का शरीर बिजली की तरह कड़क उठा। फिर वह भाग गया। लाल बिजली की चमक को पीछे छोड़ते हुए वह पुल के दूसरी ओर भाग गया, गुफा के प्रवेश द्वार की ओर, उस द्वार से बहुत दूर जो तीसरी मंजिल की ओर जाता था, जहां बेंसन खड़ा था। बेंसन ने उसका पीछा नहीं किया। वह बस देखता रहा, उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। तो तुमने जीवन के कुछ और क्षणों के लिए अपना गौरव त्याग दिया है। उसके बाएं हाथ से काले टुकड़े टूटकर ऊपर उठे और घूमने लगे। फिर वे आगे बढ़े। उन्होंने अज़रियल की पीठ और टांगों में छेद कर दिया। वह दर्द से चीख उठा, आगे की ओर लुढ़क गया और ठंडे फर्श पर लौटने लगा। वह पुल के प्रवेश द्वार तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन वह काफी दूर तक पहुंच चुका था। बस यही बात मायने रखती है। बेंसन ने अपना हाथ झटका और टुकड़े उसके पास लौट आए। अज़रियल पीठ के बल लुढ़क गया, जोर जोर से खांसने लगा, उसके फेफड़े जलने लगे और मुंह से खून टपकने लगा। अब उसकी पीठ से भी खून बह रहा था, लेकिन बर्फ से अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने घावों को भर दिया। यह अभी भी नरक की तरह दर्द देता है, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। खत्म हो गया। अज़रियल ने अपना सिर घुमाया और बेंसन की ओर देखा, जो स्थिर खड़ा उसे गंभीर भाव से देख रहा था। शायद बेंसन ने भी सोचा होगा कि यह खत्म हो गया। शायद इसीलिए वह बोल रहा था। उसकी आवाज़ खामोश गुफा में गूंज रही थी। उद्धरण चिन्ह ... आपने मुझसे पहले पूछा था कि मैंने जो किया वह क्यों किया। बेंसन ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर उन्हें खोला, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ बोल पाता, अज़रियल ने बीच में ही टोक दिया। कोई बात नहीं, प्रशिक्षक। मुझे पता है। बेंसन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बोलने में तकलीफ हुई, लेकिन अज़रियल ने सहन किया। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता है कि आपने जो किया वो क्यों किया। नियो जेनेसिस के एक पूर्व सदस्य, सेवानिवृत्त, लेकिन एक अंतिम मिशन के लिए फिर से कार्रवाई में मजबूर। आपको एपेक्स के वर्ग के प्रभारी प्रशिक्षकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया था, और उसे खत्म करना था। ये सब एक उपकरण पहने हुए, जिसने नियो जेनेसिस के अन्य सदस्यों को आपका स्थान बताया, जो दूसरे समूह के साथ चुपके से घुस आए थे। वे आपके कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि पहला समूह एक जगह इकट्ठा हो जाए। अज़रियल ने भयभीत बेंसन की ओर देखा। प्रशिक्षक केविन और प्रशिक्षक एलिसिया, उन चंद लोगों में से एक जिनकी आपने सबसे ज्यादा परवाह की। आपने उन उपकरणों को उनकी जेबों में बिना उनकी जानकारी के रख दिया। उनमें से एक अब चला गया है। बेंसन का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन अज़रियल ने अपनी बात जारी रखी। उद्धरण चिन्ह ... आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आपके परिवार को धमकी दी गई थी, एपेक्स को मार डालो वरना तुम्हारी पत्नी और बच्चे मर जाएंगे। तुम्हें पता था कि वे ऐसा करेंगे, लेकिन इस बारे में और विस्तार से बताने का कोई मतलब नहीं है। जो हो गया सो हो गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह ... अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं। बेंसन की आवाज़ फट गई। आप ये सब रोक सकते थे। कैडेट्स जो पहले ही मर चुके होंगे। सतह पर मौजूद लोग, आप क्या सोच रहे थे। बेंसन का धैर्य टूटे हुए कांच की तरह बिखर गया और वह अज़रियल पर चिल्लाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। तुम्हें शुरू से ही सब पता था, और किसी को बताने और इस पागलपन को रोकने के बजाय तुम मुझे यहाँ ले आए। किस लिए? यहाँ अकेले मरने के लिए? क्या तुम्हें सचमुच लगता था कि तुम अकेले मुझसे जीत सकते हो? बेंसन अपने घुटनों पर गिर पड़ा और अपने आंसू पोंछने लगा। यह अजीब था, जब आमतौर पर शांत रहने वाले प्रशिक्षक को टूटते हुए देखा। इससे पता चला कि वह इतने समय से कितना कुछ छिपा रहा था। हाँ, मेरा परिवार मर जाता। हाँ, मुझे फांसी दे दी जाती, लेकिन कम से कम ये यहीं खत्म हो जाता। किसी और को नहीं मरना पड़ता। अज़रियल ने दर्द से अपना सिर हिलाया, गुफा के गुंबद की ओर देखता रहा। उसके होठों से एक थकी हुई आह निकल रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह... उद्धरण चिन्ह ... मैं इसके पैर काट देना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... क्या? बेंसन ने अज़रियल की ओर उलझन से देखा, उसकी आंसुओं से भरी आंखें सिकुड़ गईं। मैं उस चिड़िया के पैर काट देना चाहता था। बस तुम और तुम्हारा परिवार बस उसी का हिस्सा थे। एक निर्दोष व्यक्ति, एक ऐसे खेल में फंस गया जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। उन सभी की तरह जो आज मर गए हैं और मरेंगे। अज़रियल के चेहरे पर एक फीकी, थकी हुई मुस्कान उभरी। उद्धरण चिन्ह ... वह मेरी तरफ सिर्फ तभी देखती थी जब मैं कुछ ऐसा करता था
जो मुझे नहीं करना चाहिए था। यही एकमात्र तरीका था जिससे मैंने उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना सीखा जिसे मैं चाहता था। इसका परिणाम जो भी भुगतना पड़े उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेंसन उसे घूरता रहा, उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अज़रियल ने धीरे से अपना चेहरा बेंसन की ओर घुमाया। उनकी नज़रें मिलीं। मुझे खेद है कि आपको मेरी वजह से कष्ट सहना पड़ा, प्रशिक्षक। यदि इससे आपको कोई सांत्वना मिलती है तो जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका परिवार कहीं सुरक्षित पहुंच जाए। उद्धरण चिन्ह ... सुरक्षित, बेंसन ने उलझन में दोहराया। अज़रियल ही क्यों अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहेगा? अचानक अज़रियल ने अपनी स्टोरेज रिंग पर टैप किया और उसके हाथ में एक छोटा सा उपकरण आ गया। ये रिमोट जैसा दिख रहा था जिस पर एक काला बटन था। वह बीप करने लगा। सम्मान, निष्पक्षता और गर्व। कभी कभी आप इन चीज़ों से नहीं जीत सकते। कभी कभी शीर्ष पर आने के लिए आपको इन्हें त्यागना पड़ता है। ये शब्द सुनकर बेंसन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और डर की एक ठंडी लहर उस पर छा गई। वह खड़ा हुआ और भाग गया। लेकिन अलविदा, मुझे आशा है कि एक दिन आप मुझे माफ़ कर देंगे, प्रशिक्षक। बहुत देर हो चुकी है। अज़रियल ने बटन दबाया। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बेंसन के नीचे स्थित पुल में भीषण विस्फोट हुआ तथा इसकी तरंगें बिजली की तरह हवा में फैल गईं। पत्थर के टुकड़े आसमान की ओर उछाले जा रहे थे जो घातक चापों के रूप में घूमते हुए नीचे गिर रहे थे। अज़रियल को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि बल ने उस पर प्रहार किया जिससे वह और भी पीछे की ओर गिर गया। उसके नीचे की जमीन कांप उठी, तनाव के कारण कराहने लगी क्योंकि पुल का आधा हिस्सा टूट गया था और पत्थर के कुछ टुकड़े टूटकर नीचे शून्य में गिर रहे थे। फिर एक बार फिर सन्नाटा छा गया। टूटे हुए पुल का केवल अज़रियल का आधा हिस्सा ही बचा था, सिवाय दूसरी ओर के विशाल द्वार के जो बिना किसी खरोंच के खड़ा था। और अज़रियल की आंखों के सामने एक कटा हुआ हाथ था जिसमें शादी की अंगूठी थी। तब कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसके पूरे शरीर में उत्साह की लहर दौड़ गई। येलेना लुमिने के बगल में बैठी थी, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और वह मिट्टी पर पालथी मारकर बैठा था। यदि कोई उसे ध्यान से देखे तो उसे पता चलेगा कि उसके चारों ओर की हवा धीरे धीरे बदल रही है, उसकी ओर खींच रही है। वह हवा में मौजूद मानस को अवशोषित कर रहा था। अब भी वह प्रशिक्षण लेना पसंद करता है। येलेना ने दूसरे कैडेट्स की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। असल में कुछ भी नहीं बदला था, सिवाय कुछ लोगों के जो यहाँ नहीं थे। और सबसे अजीब बात, इस पूरे समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है, जिससे उसकी त्वचा सिहर उठती थी। लेकिन जब वे सब चले गए तो नज़र भी चली गई। यह असुविधाजनक था। वे क्यों चले गए? अभी तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जल्द ही वे इस पर ध्यान देंगे। और वे कहाँ गए? इस शून्य कालकोठरी यात्रा के बारे में बहुत सी बातें समझ में नहीं आईं। येलेना की नज़रें जैस्मीन की ओर गईं, जो अब कुछ कैडेटों से बातचीत कर रही थी। वह यहाँ क्यों थी? एक गाइड को दूसरे दिन के बाद ही कार्य करने की अनुमति दी जाती है। वह पहले समूह का अनुसरण करता है और उसके बाद ही किसी अन्य को मार्गदर्शन करने की अनुमति दी जाती है, जिससे कार्य में तेजी आती है। लेकिन क्यों? इसमें से कुछ भी नहीं जोड़ा गया। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यात्रा रद्द हो गई है। येलेना को लोगों को पढ़ने की अपनी क्षमता पर गर्व था। यह एक ऐसा कौशल था जो उसने बचपन में ल्यूमिन की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में विकसित किया था। ल्यूमिन हमेशा लोगों में अच्छाई देखता था, जिसके कारण वह अक्सर बुरे इरादों वाले लोगों का निशाना बन जाता था। उसे लगा कि उसकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। वह जैस्मीन पर भरोसा करती थी। जैस्मीन एक अच्छी इंसान लगती थी। लेकिन उसका भय, जब बात अज़रियल की आई तो उसके विचार धुंधले हो गए। वह तय नहीं कर पा रही थी कि वह अच्छा है या बुरा। एक हफ्ता भी नहीं बीता था, लेकिन इतने में ही ल्यूमिन और अज़रियल एक दूसरे के करीब आ गए थे। पब फ्यूचर एड्स। और फिर भी वह उस पर भरोसा नहीं कर सकी। तभी चांदी के बालों वाला एक लड़का जो सहजता से चल रहा था, उसकी नज़र में आ गया। नोल। वह ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ भी गलत न हुआ हो। अज़रियल की तरह उसे भी उस पर भरोसा नहीं था। उसमें कुछ तो अजीब सा लग रहा था। यह अज़रियल से अलग था, लेकिन एक अजीब सी समानता थी जिसे वह ठीक से पहचान नहीं पाए। अज़रियल को चुपचाप देखते रहना मेरी आदत बन गई थी। उसने ये जानने की कोशिश की कि वह वास्तव में कौन था, लेकिन उसमें कोई स्पष्ट गलती नहीं थी। और नोल, वह उसे बहुत कम जानती थी क्योंकि उसने कभी उससे सीधे बात भी नहीं की थी। ल्यूमिन को हमेशा उन दोनों के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ बिचौलिए की भूमिका निभानी पड़ती थी। उसके बिना येलेना शायद किसी से बात नहीं करती।
हम नोल को इंस्ट्रक्टर एलिसिया की ओर आते देख उसकी भौहें तन गईं। लुमिने की ओर देखते हुए, जो अभी भी गहरी समाधि में था, येलेना चुपचाप उठ खड़ी हुई और बिना किसी की नज़र पड़े उनके करीब आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रशिक्षक, मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। नोल की आवाज़ कमज़ोर थी, उसका हाथ उसके पेट को पकड़े हुए था और वह अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा था। एलिसिया ने चिंतित होकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आप कैडेट नोल हैं, है ना? नोल ने कमज़ोरी से सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। मैं सतह पर वापस जाने का अनुरोध करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसे संभाल सकता हूँ। जैसे जैसे नोल का चेहरा पीला पड़ता गया, एलिसिया की अभिव्यक्ति चिंता से नर्म होती गई। दुर्भाग्यवश, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। क्या तुम दूसरे समूह के आने तक रुक सकते हो? बस 1-2 दिन ही लगेंगे, जब तक कि वे अलग न हो जाएं, जो कि असंभव लगता है। नोल ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कृपया, प्रशिक्षक, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी देर तक इंतजार कर सकता हूँ। एलिसिया के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अगर उसने नोल को जाने दिया तो शायद बाकी लोग भी चले जाएंगे। और सब कुछ चल रहा है। क्या होगा यदि मैं उसे सतह तक ले जाऊं? प्रशिक्षक, एक आवाज़ बीच में ही रुक गई। एलिसिया और नोल दोनों मुड़ी और उनकी नज़रें जैस्मीन पर टिक गईं। उसकी नज़रें नोल से एलिसिया पर गईं, जो हैरान लग रही थी। लेकिन तकनीकी रूप से मेरी उपस्थिति यहाँ आवश्यक नहीं है और स्थिति अब नियंत्रण में लगती है। अगर मैं उसे सतह पर ले जाऊं तो कोई बात नहीं, है ना? येलेना ने घबराहट से निगल लिया। जैस्मीन की आवाज़, उसका भाव, यह कोई अनुरोध नहीं था। एलिसिया हिचकिचाई, लेकिन कोई अन्य विकल्प न देखकर अनिच्छा से सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। जैस्मिन ने आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। नोल अभी भी पीला पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन तभी येलेना ने कुछ देखा, कुछ छोटा सा, लेकिन नज़रअंदाज करना नामुमकिन। हाँ, जैसे ही नोल विचलित एलिसिया के पास से गुजरा, उसका हाथ तेजी से चला, इतनी तेजी से कि लगभग धुंधला हो गया। उसने उसकी जेब से कुछ निकाला। येलेना की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने नोल को दूर जाते हुए देखा, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखें मिल गईं। नोल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपनी उंगली अपने होठों पर दबा ली, इससे पहले कि उसका चेहरा फिर से पीड़ा से भर जाए। येलेना ने पलकें झपकाईं और देखा कि वह और जैस्मीन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। फिर वे छोटे ब्लैक होल द्वारा निगल लिए गए। तारांकन 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 तारांकन। बेहतर होगा कि आप ये बताना शुरू करें कि क्या हो रहा है, नोल। जैस्मिन नोल के सामने खड़ी थी, उसकी निगाहें तेज थीं और उनका सामना पहली मंजिल के बॉस गेट की ओर था। यह अभी भी बंद था, जिसका अर्थ था कि दूसरा समूह अभी तक नहीं पहुंचा था। नोल मुस्कुराया और अपने हाथों में पकड़े हुए उपकरण से खेलने लगा, वही उपकरण जो प्रशिक्षक बेंसन और प्रशिक्षक केविन के पास था। जैस्मीन की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने उसे देखा, उसका धैर्य साफ तौर पर कम होता जा रहा था। एक आह भरते हुए नोल जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, उसके चेहरे पर सोच विचार था। कहाँ से शुरू करें? उसने अपना सिर खुजलाया, भौहें सिकुड़ीं, मानो तय कर रहा हो कि कहाँ से शुरू करना है। अच्छा, मान लीजिए कि नियोजेनेसिस नाम का एक छोटा सा आतंकवादी संगठन है जो हम सभी को मारने की कोशिश कर रहा है। मास्टर को हेडमिस्ट्रेस ने एक मिशन सौंपा था। नियोजेनेसिस के कुछ सदस्य शून्य काल कोठरी में छिपे रहने में कामयाब रहे। वे दूसरी मंजिल पर चट्टान से नीचे जाने वाली सुरंगों में इंतजार कर रहे थे। मास्टर को इसका अनुमान था, इसलिए वह समय से पहले ही नीचे उतर गया। क्योंकि प्रशिक्षक बेंसन उसे देख रहा था, इसलिए वह अनजान और डरा हुआ सा व्यवहार कर रहा था। नोल रुक गया, उसकी बात की गंभीरता के बावजूद उसका लहजा सहज था। जैस्मीन चुप रही, लेकिन उसका रुख सख्त हो गया। कैडेट काना, जिसकी मृत्यु हुई, वह नियोजेनेसिस की एक क्षमता के कारण हुई थी और उसकी मृत्यु एक संकेत के रूप में थी। प्रशिक्षक बेंसन, जो गद्दारों में से एक था, को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ा क्योंकि प्रशिक्षक केविन ने मास्टर का अनुसरण करने का निर्णय लिया था, जो वैसे गद्दार नहीं है। इस बीच बेंसन ने यह सुनिश्चित किया कि नियोजेनेसिस के बाकी सदस्य छिपे रहें। प्रशिक्षक केविन को यह एहसास नहीं था कि इस तरह का उपकरण, नोल ने उस छोटे से उपकरण को ऊपर उठाया, उसकी जेब में डाल दिया गया था। प्रशिक्षक एलिसिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। इससे उसी मंजिल पर मौजूद हर नियोजेनेसिस सदस्य, जिसके पास ऐसा उपकरण था, एक दूसरे की सटीक लोकेशन ट्रैक कर सकता था। नोल ने गहरी सांस ली और आगे बोलने से पहले अपने शब्दों को अंदर तक उतरने दिया। मास्टर को पता था कि बेंसन और उसके आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह उन्हें उनसे निपटने के लिए एक जगह ले गया। अब तक शायद उसने उन्हें वहां से निकाल दिया होगा। दूसरी ओर, हमें योजना के दूसरे चरण के लिए तैयार होना चाहिए।
नोल ने जैस्मीन की ओर मुस्कुराकर देखा, जो अभी भी उसके द्वारा कही गई हर बात को समझ रही थी। क्या इससे आपको ये समझ आ गया कि क्या हो रहा है, महोदया? नोल के शब्दों की गंभीरता को समझते ही जैस्मीन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि इजराइल ने एक आतंकवादी संगठन के कई सदस्यों और बेंसन को, जो ग्रेड 3 एडवांस्ड है, एक ऐसा लड़ाकू जिससे मैं भी सावधान रहूंगा, अकेले लड़ने के लिए किसी यादृच्छिक स्थान पर ले जाया है? नोल ने पलकें झपकाईं, फिर उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई और उसने उत्साह से सिर हिलाया। बिल्कुल, जैसी आपसे उम्मीद थी, मेरी महिला, आपकी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। जैस्मीन के माथे पर नसें उभर आईं और वह बोली, साफ है तुम्हारी और इजराइल की। क्या तुम दोनों फ्रेया के साथ अपना दिमाग खो बैठे हो? उस पर घबराहट की लहर छा गई। हमें वापस जाना होगा। इजराइल अकेले प्रशिक्षक बेंसन और अन्य लोगों को नहीं संभाल सकता। नोल ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। क्यों नहीं? मास्टर बहुत समय से इसकी योजना बना रहे हैं। प्रशिक्षक बेंसन और उनके गुर्गों की मौत तो निश्चित है, अगर ऐसा पहले ही नहीं हो चुका है। तुम्हें मास्टर पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। ज्ञान शक्ति है। केवल वे ही लोग शीर्ष पर आ सकेंगे जिनके पास ये शक्ति होगी और जो इसका बुद्धिमानी से उपयोग करेंगे। नहीं, नोल उसके स्वर में अचानक परिवर्तन देखकर स्तब्ध रह गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम इजराइल पर ज्यादा भरोसा करने की बात करते हो, लेकिन क्या उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था? उसने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मेरी मदद क्यों नहीं मांगी? मुझे लगा था कि उसके लौटने के बाद से हम और करीब आ गए हैं। उसकी मौत ने मुझे और माँ को तोड़ दिया। पिताजी, उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। वह हमेशा की तरह काम करता रहा, एक उदासीन राजा की तरह। ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैस्मीन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जब इजराइल वापस आया, तो आखिरकार सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। माँ बेहतर होने की कोशिश कर रही थीं। और पिताजी, मुझे एहसास हुआ कि वे भावनाएं दिखाने में बहुत बुरे हैं, लेकिन इजराइल की बदौलत वे फिर से कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनके साथ शांति बना ली है और यह सब उन्हीं की बदौलत है। लेकिन फिर इजराइल खुद हमेशा एक निश्चित दूरी क्यों बनाए रखता है? वह अपने बुरे सपनों के बारे में बात क्यों नहीं करता? क्या उसे इसकी परवाह भी है? उसने नोल की आंखों में देखा। कोई आंसू नहीं थे, वह बस उदास दिख रही थी। नोल के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति ने ले ली, क्योंकि वह चुपचाप सुन रहा था। एक क्षण बाद वह बोला, मास्टर कभी नहीं चाहते थे कि उनकी योजनाओं की वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। वह अब भी नहीं चाहते। तुम्हारा इस यात्रा पर आना, ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे कि मंजिलों में बदलाव हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है। नोल की बात जारी रहने पर जैस्मीन की उलझन और गहरी हो गई। जिस क्षण तुम यहाँ आए, मास्टर को पता था कि मैं इसका फायदा उठाऊंगा। वह मुझे तुम्हारे साथ यहाँ आने से रोक सकते थे, मैं उसकी जगह ल्यूमिने को चुन सकता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह जानते थे कि मुझे तुम्हें ज्यादातर बातें बतानी होंगी जो हो रही हैं। फिर भी उन्होंने कभी मुझसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने ये सब होने दिया क्योंकि उसे इस मामले को संभालने के लिए हम दोनों पर भरोसा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस समय दूसरे समूह में न्यू जेनेसिस के सदस्य घुसपैठ कर चुके हैं। वे दूसरी मंजिल पर मौजूद सभी कैडेटों को मार डालने वाले हैं। हम उन्हें रोकने और उन्हें नीचे गिराने के लिए यहाँ हैं। सच कहूँ तो मैं खुद भी इससे निपट सकता था, लेकिन मैं उस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का मौका नहीं छोड़ूंगा जिसकी मास्टर इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इजराइल को मेरी सबसे ज्यादा परवाह है। नोल मुस्कुराया। बिल्कुल, आपने जरूर गौर किया होगा। मास्टर को जानते हुए उन्होंने आपको अपने तरीके से बताया होगा। जैस्मिन ने भौहें सिकोड़ लीं। इजराइल उसे न्यू जेनेसिस के बारे में बता रहा है। उसे उसकी कितनी परवाह है? अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसे वो दिन याद आ गया जब इजराइल उसकी गोद में सो गया था, कुछ बेवकूफ़ी करने की बात बुदबुदा रहा था और सोच रहा था कि क्या वो उससे नफरत करेगी या नहीं। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, इससे पहले कि यह शुरू भी हो। उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। वो कितनी खुश थी, ये तो बेतुका था। पर फिर अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, माथे पर ठंडा पसीना आ गया। बस उसने कितना अनुमान लगाया था। क्या उसे आज उठाए जाने वाले हर कदम का पता था? वह नहीं जानती थी कि कैसा महसूस करे, लेकिन उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि एक जबरदस्त दबाव ने उसे घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसका शरीर असंभव रूप से भारी लग रहा था। उसने बमुश्किल अपना सिर उठाया और नोल को देखा। वह अभी भी पालथी मारकर बैठा था, लेकिन वह अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी भरी मुस्कान थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह यहाँ है। सेलेस्टिना ने एक एक करके शून्य प्राणियों का वध कर दिया। उनमें से एक झुंड या था। उसके कवच, बाल और चेहरा उनके खून से सने हुए थे। उसके चारों ओर जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं, विभिन्न अवस्थाओं में मृत प्राणी। पहले तो ऐसा लगा जैसे उनका कोई अंत ही नहीं होगा। जितना ज्यादा वो मारती, उनकी संख्या उतनी ही बढ़ती जाती। फिर भी सेलेस्टिना कभी पीछे नहीं हटी। वह मौत की चांदी के बालों वाली युवती की तरह चेहरे पर मुस्कान लिए नरसंहार के बीच से गुजरी। वह जितना अधिक हत्याएं करती, उतना ही अच्छा महसूस करती। उसकी तलवार का प्रत्येक वार उनके प्रति उसकी घृणा को और बढ़ाता था। वह उन सभी से घृणा करती थी। उसकी तलवार से उनका खून टपकता रहा, जब तक कि एक को छोड़कर कोई भी नहीं बचा। वह उसके सामने खड़ा था। सेलेस्टिना सुरंग में आगे बढ़ने पर वही घृणित चीजें देखकर थक गई। ये चीख दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने अपने काले पंख फैलाकर उसकी नकल करने की कोशिश की। कोई चोंच नहीं, केवल नुकीले सुई जैसे दांतों की पंक्तियां जहां एक होना चाहिए था, मानो अन्य की तरह फाड़ दिया गया हो। उसकी आंखें जहां सफ़ेद होनी चाहिए वहां लाल थीं। जब वह उनसे लड़ रही थी तो उसे एहसास हुआ कि ये जीव अंधे थे। वे देख नहीं सकते थे, पारंपरिक अर्थों में नहीं। उन्होंने अंधेरे, मशालों की मंद रोशनी और इस कालकोठरी के अंधेरे के साथ खुद को ढाल लिया था। वे निर्दयी थे, लेकिन सेलेस्टिना बदतर थी। उस जीव के पंजे फर्श में गड़ गए थे और वह उसके पीछे छोड़ी गई लाशों के निशान को देख रहा था। सेलेस्टिना को आश्चर्य हुआ कि दुनिया उसे कैसी दिखती है। बिना दृष्टि के ये कैसे देख सकता था। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। तुम भी बाकियों की तरह मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो? उसकी आवाज़ में मजाकिया फुसफुसाहट थी। पब फ्यूचर एड्स, क्या आप डरते हैं? पक्षी प्राणी ने अपना सिर झुकाया। उसका फटा हुआ मुंह एक और चीख के साथ खुला। उसके दांत हड्डियों के टूटने की तरह आपस में टकराए। फिर वह उसकी ओर उड़ चला, अपने पंख फड़फड़ाते हुए, क्रोध में चीखता हुआ। क्या इसने मुझे समझा? सेलेस्टिना ने बिना समय गंवाए अपनी बाईं हथेली उठाई। अंधेरे में रहने वाले जीव किन चीज़ों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं? रोशनी। उसके हाथ से एक सफ़ेद चमक निकली, जो सुरंग में फैल गई। अचानक हुए विस्फोट से प्राणी पीड़ा से चीखने लगा, हवा में छटपटाने लगा और अस्तव्यस्त हो गया। वह उसका क्षण था। सेलेस्टिना ने तलवार हाथ में लेकर हमला किया और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह एक धीमी आवाज के साथ नीचे गिरा और उसकी गर्दन से खून बहने लगा। उसे अब खून का एहसास ही नहीं रहा। वह उसमें पूरी तरह भीग चुकी थी। आह भरते हुए उसने सुरंग को देखा। अब और नहीं, काफी नहीं। सेलेस्टिना की आंखें चौड़ी हो गईं और वह घूमकर अपनी तलवार पर मजबूत पकड़ बनाने लगी। कदमों की आहटें नजदीक आती गईं। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाती हुई एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह ठिठक गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कैडेट वर्जिल। वर्जिल के चेहरे की विशेषताएं तब स्पष्ट हो गईं जब वह धीरे धीरे उनके पास आया। उसके हाथ शांति की मुद्रा में उठे हुए थे। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। राजकुमारी, इससे पहले कि तुम गलतफहमी में पड़ो, मैं तो बस उत्सुकतावश तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम प्रशिक्षक बेंसन का पीछा कर रही थी और मैंने उनके साथ के आदमियों को देखा था। मैं छिपकर पूरे समय तुम्हें इन जीवों से लड़ते हुए देखता रहा। सेलेस्टिना ने सांस छोड़ते हुए अपनी तलवार नीचे कर ली। उसने अपने आसपास मची तबाही पर नजर डाली, फिर वर्जिल की तरफ, जिसने अभी भी अपने हाथ ऊपर उठाए हुए थे। रिकॉर्ड के लिए, मैं आपके मैनाकोर नहीं चुराऊंगा। आप इसके हकदार हैं, क्योंकि आपने ही सारी हत्याएं की हैं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये भी उचित है कि आप उन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। आखिरकार, आप मेरी पीठ को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए मुझे सारी लड़ाई लड़ने देते हैं। वर्जिल की मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और शवों के ढेर को देखकर मुंह बना लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत सारी लाशें हैं, खून से सनी लाशें, राजकुमारी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। लगता है तुम एक बार पूरी तरह जाग गए हो। अगर हमें पता लगाना है कि यहाँ नीचे और क्या है, तो जल्दी करो। लेकिन मैं नहीं पूछ रहा हूँ, कैडेट। उसके शब्द ठंडे थे। वर्जिल कांप उठा। उसके होंठों से एक अजीब सी हंसी निकल गई। ठीक है, ठीक है राजकुमारी, मदद करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सचमुच। वह धीरे से कुछ बुदबुदाया जब वह एक लाश के पास पहुंचा, अपनी भंडारण अंगूठी से खंजर निकाला और मनकोर को तराशना शुरू कर दिया। मैं इन महान बच्चों के साथ क्यों जुड़ा रहता हूँ? क्या मैं मरना चाहता हूँ?
सेलेस्टिना उसकी बुदबुदाहट पर मुस्कुराई, फिर उसके पीछे पीछे चली और अपनी तलवार का उपयोग करके अपने पास पड़े शरीर से कोर निकाल लिया। शरीरों को खोलने, उनमें से मैना कोर निकालने और हर एक को भस्म करने में काफ़ी समय लगा। ये प्रक्रिया धीमी और भयानक थी। सेलेस्टिना के हाथ खून से सने हुए थे जब वह प्रत्येक शव को सावधानीपूर्वक काट रही थी। उसकी तलवार शून्य प्राणियों के काले पड़ चुके मांस को चीर रही थी। लेकिन अंततः सेलेस्टिना ने काम खत्म कर दिया। स्वाभाविक रूप से उसने सारी फलियां नहीं खाईं। उसने कुछ वर्जिल को भी दी, दयालुता से नहीं, बल्कि इसलिए कि वरना वे बर्बाद हो जातीं। ज्यादा खाना खतरनाक हो सकता था और वह उसे रख भी नहीं सकती थी। समय उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए बचा हुआ खाना वर्जिल को दे दिया गया। उसके बाद वे चुपचाप आगे बढ़ गए। दोनों में से कोई भी नहीं बोला, कुछ खास कहने को नहीं था और वे इतने करीब भी नहीं थे कि दोस्तों जैसी बातचीत कर सकें। आखिरकार वे रुक गए, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। सेलेस्टिना और वर्जिल ठिठक कर खड़े होकर आगे क्या होने वाला है ये देख रहे थे। अंधेरा, मशालें यहीं खत्म हो गईं। आगे सिर्फ एक गहरी खाई थी, अभेद्य काले रंग की एक दीवार। दोनों में से कोई भी उसके आर पार नहीं देख सकता था। सेलेस्टिना की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या हमें इस रास्ते से होकर गुजरना होगा? ये बेचैन करने वाला था। वह अकेली नहीं थी, वर्जिल उसके साथ था, लेकिन वहाँ और कौन या क्या हो सकता है? प्रशिक्षक बेंसन और उनके लोग एक कारण से इस जगह से गुजरे थे। वह झिझकी, क्या उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए? बहुत सारे विकल्प थे, फिर भी कोई भी सही नहीं लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... राजकुमारी, अगर आप आगे जाना चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा, वर्जिल ने भारी आवाज में कहा। लेकिन मेरा सुझाव है कि हम यहीं थोड़ी देर आराम करें और इंतजार करें। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें सामने के अंधेरे पर टिकी हुई थीं। ये स्पष्ट था कि वह आगे बढ़ना नहीं चाहता था और सेलेस्टिना ने उसे दोष नहीं दिया। वे प्रशिक्षक बेंसन के पीछे अज्ञात क्षेत्र में चले गए थे और आगे जो कुछ था वह और भी अधिक अज्ञात प्रतीत हो रहा था। बहुत सारी विसंगतियां। चलो, यदि आप दोनों आगे बढ़ेंगे तो मुझे ग्रैंड मास्टर थॉमस से किया अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सेलेस्टिना और वर्जिल इधर उधर घूम गए और वहीं जम गए। सेलेस्टिना का चेहरा पीला पड़ गया, उसका शरीर कांपने लगा। उनके सामने खड़ी आकृति मशालों की रोशनी में मुश्किल से ही प्रकाशित हो रही थी, एक जीवित छाया जिसकी आंखें बड़ी और सफ़ेद थीं। उसके पास कोई मुंह नहीं था, फिर भी वह उन्हें ऐसे घूरता था मानो वह सीधे उनकी आत्मा में झांक सकता हो। ये भयानक था। मुझे लगता है कि बच्चों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह गायब हो गया। उसकी जगह एक आदमी प्रकट हुआ, छोटे काले बाल, सुरंगों से मिलते जुलते, गहरी नीली आंखें। अब वह डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन सेलेस्टिना अब भी हिल नहीं पा रही थी। वह आदमी उनकी ओर बढ़ा, हाथ पीठ पर रखे, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसकी उपस्थिति से सेलेस्टिना को अपने पिता की याद आ गई। एक राजा। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिल गईं। राजकुमारी सेलेस्टिना फ्रॉस्ट। और उसकी नज़र वर्जिल पर पड़ी। वर्जिल, मेरा छोटा भाई, दूसरे अर्थों में। वर्जिल ने अपने होंठ भींच लिए। वे भाई हैं। सेलेस्टिना उसकी बातों को समझ नहीं सकी। अब उनके सामने खड़े होकर वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम दोनों इतने छोटे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें आज नहीं मिलना था, और खासकर यहाँ तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका चेहरा काला पड़ गया, उसका सिर थोड़ा झुक गया और उसके होठों से आह निकल गई। उनकी उपस्थिति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि अब से कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए। उसने आगे के अंधेरे की ओर देखा। ग्रैंड मास्टर थॉमस से किए गए मेरे वादे के बावजूद कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम दोनों में से कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तुम जरूरी त्याग करने को तैयार नहीं हो। इसके बिना तुम जीवन भर उस अंधेरे में भटकते रहोगे और कोई रास्ता नहीं निकलेगा। सेलेस्टिना को लगा जैसे उसका गला सूख गया हो, जैसे उसने जोर से निगला हो। वह इस आदमी को नहीं जानती थी, लेकिन वह उसे जानता था। वह वर्जिल को जानता था, वह थॉमस को जानता था और उसने उससे कुछ वादा किया था। लेकिन अगर तुम आगे भी बढ़ोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या तो मैं या वह तुम्हारी जान ले लेगा। उसने उससे उसका नाम या कुछ और नहीं पूछा। ऐसा नहीं था कि वह उन पर कोई दबाव डाल रहा था या उन्हें डराने के लिए कुछ कर रहा था। ये बस उसकी मौजूदगी थी। सेलेस्टिना अपने आप में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, हालांकि उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। उस आदमी ने फिर आह भरी, फिर उनके पास से गुजरने लगा। सेलेस्टिना उसकी पीठ देखती रही जब वह दूर जा रहा था। काश मैं तुम दोनों से तब लड़ पाता जब तुम दोनों ताकतवर थे, उसने निराशा भरी आवाज में कहा। खेद,
और इसी तरह वह अंधेरे में चला गया और उन दोनों को भ्रमित और उलझन में छोड़ गया। सेलेस्टिना के पास खड़े वर्जिल ने कांपती हुई सांस ली। राजकुमारी, मैं सचमुच सुझाव देता हूं कि हम अभी पीछे हट जाएं। मैं कभी शून्य स्ट्रीमर रहा होऊंगा, लेकिन अब मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं। और ये ऐसी गड़बड़ियां हैं जो आपको सेवानिवृत्त होने पर मजबूर करती हैं, या कम उम्र में ही मर जाने पर। सेलेस्टिना की तलवार पर पकड़ मजबूत हो गई और वह उस ओर देखती रही जहां वह आदमी अंधेरे में गायब हो गया था। वह आदमी, वह एक संत है। क्यों? उसके जैसा कोई व्यक्ति यहाँ क्यों होगा? आखिर क्या हो रहा है? कराहते हुए अज़रियल ने अपने बचे हुए हाथ से खुद को ऊपर उठाया, खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह पूरी तरह से थक चुका था। एक गहरी आह भरते हुए उसने अपनी स्टोरेज रिंग थपथपाई और एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि पी ली। फिर खाली शीशी जमीन पर फेंक दी। फिर एक और एक और, जब तक कोई नहीं बचा। ये बहुत अच्छा लग रहा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और उसके बाद आई शांति और स्थिरता का आनंद लेने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कोई भी नहीं बचा था। इस गुफा में प्रवेश करने वाले सभी लोग मर गए थे सिवाय उसके और लियो। अनिच्छा से अज़रियल ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि लियो उसके सामने खड़ा है। मैं उस पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। मैंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अज़रियल ने बात बीच में ही रोक दी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लियो ने बीच में कहा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए किसी उन्नत रैंक वाले को हराना असंभव है, लेकिन प्रशिक्षक बेंसन को निष्पक्ष रूप से हराना आपके लिए असंभव था। अज़रियल ने सिर हिलाया और लंगड़ाते हुए पुल के किनारे की ओर बढ़ गया। वर्तमान में सबसे शक्तिशाली मैना बम जो उन्नत रैंक वाले को बिंदु रिक्त सीमा पर भारी क्षति पहुंचाने में सक्षम है, और फिर भी आपका वह प्रशिक्षक बच गया। लियो आगे बढ़ा और अज़रियल के बगल में खड़ा होकर नीचे अंधेरे में देखने लगा। हालांकि यह कहना बेहतर होगा कि शून्य में गिरने, उस शून्यता ने ही उसे मार डाला, उसे मिटा दिया। हो सकता है उसका शरीर अभी भी गिर रहा हो सकता है वह होश में हो, लेकिन बेंसन मर चुका है। अब वह कुछ भी नहीं है। ये जानकर अच्छा लगा, अज़रियल ने बुदबुदाया। लियो की हंसी पागलपन से गूंज उठी। अच्छा, वह कहता है, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, अज़रियल ने स्पष्ट किया। ये जानकर अच्छा लगा कि कोर रीपर इसी तरह काम करता है, वरना मुझे कैसे पता चलता कि क्या मारा गया। अगर मैंने किसी को धक्का दिया तो क्या गिरना मेरा माना जाएगा या ऊंचाई का? अब मुझे पता है, जब तक मैं ही वजह हूं, बस काफ़ी है। लियो के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान तैर गई जब उसने अज़रियल को देखा। फिर भी शून्य में गिरे बिना बम लगाना, इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत थी जो आप में साफ तौर पर नहीं है। अज़रियल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे से बैठ गया, अपने होंठ काटता रहा, उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। वह किनारे से बेहद करीब पालथी मारकर बैठा था। लियो की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई जब वह झुका, उसका सिर लगभग अज़रियल के बाएं कंधे पर टिका हुआ था। तुम लगभग अंत पर हो। तुमने प्रधानाध्यापिका को धोखा दिया, प्रशिक्षकों को मूर्ख बनाया, ग्रैंड मास्टर थॉमस को फ्रॉस्ट किंग का साथ छोड़ने के लिए उकसाया। तुम यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे झूठ बोले, और यह सब इस लापरवाह जुए के लिए। लियो की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई जब अज़रियल ने नीचे खाई में देखा। पब फ्यूचर एड्स, एक लापरवाह बेवकूफ़ाना जुआ। तुम्हें दूसरों की जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी। जीत गए तो हीरो हो गए, हार गए तो खलनायक हो गए। सोच रहा हूँ कौन होगा वो खलनायक। अज़रियल ने अपने दांत भींच लिए और लियो को घूरने लगा, जो उसकी प्रतिक्रिया से और भी अधिक खुश लग रहा था। आपने अपना हाथ और अपना विश्वास सब कुछ त्याग दिया ताकि आप शीर्ष पर आ सकें। लेकिन क्यों? क्यों? हाँ, क्यों? हमने भोज में इस बारे में बात की थी। तुम जो करते हो वह क्यों करते हो? तुम दावा करते हो कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये झूठ है ना? लियो धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए करीब आ गया। एक झूठ जो आप दूसरों से कहते हैं, और खुद से भी। हो सकता है कि अपनी उस उबाऊ दुनिया में आपको ये पता न हो, लेकिन यहाँ आपको अच्छी तरह पता है कि आपको क्या चाहिए। अज़रियल का चेहरा नरम पड़ गया। उसने आह भरी और अपनी नज़र आगे की ओर घुमाई, आगे के विशाल द्वार पर। कालकोठरी को पुल बनाने में कई दिन लगेंगे। लियो ने अपनी जीभ चटकाई और एक ही झटके में बैठ गया। ओह, अज़रियल ने उसकी ओर मुड़कर नाराज़गी जताई जब तक कि उसकी आंखें चौड़ी नहीं हो गईं। ओह, लियो के हाथ लगातार फड़क रहे थे, दिखाई दे रहे थे और गायब हो रहे थे। अज़रियल समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। लगता है आपका समय अंततः समाप्त होने लगा है, अज़रियल ने कहा। लियो ने धीरे से सिर हिलाया। लगता तो यही है। जल्द ही असली में वो सब कुछ वापस पा लूंगा जो मैंने सीखा है, और मैं आखिरकार फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा। मैं आखिरकार ये मज़ेदार खेल खेलूंगा।
और मैं तुम्हारे लिए आऊँगा, याद रखना। चुप रहो, ऐसा कहना बंद करो जैसे कि तुम सच में ऐसा करने वाले हो। तुम्हारे पास अभी भी समय है, अपनी नाटकीय बातें उस समय के लिए बचा कर रखो। लियो फिर हंसा। मुझे लगता है आप सही हैं। उन पर सन्नाटा छा गया, शांति फिर से छा गई। अज़रियल ने आंखें बंद कर लीं, उसका आनंद लेते हुए। अजीब बात थी, उसे कोई घबराहट नहीं हुई। उसे बस खोखलापन महसूस हुआ। उसका हाथ गायब हो चुका था। उसने अपने जख्मों को भरने और खून बहना बंद करने के लिए अपनी सारी स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ पी ली थीं। अगर वह आज बच गया तो उसका हाथ ठीक हो सकता था। आज के ज़माने में यह नामुमकिन नहीं था, लेकिन ये सस्ता भी नहीं था। और वह कौन था? एक राजकुमार जिसे उसकी बहन और माँ ने इसलिए डांटा क्योंकि उसने अपना हाथ वापस नहीं जुड़वाया था। खैर, यह एक दिलचस्प दृश्य है। अज़रियल के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वह मुड़ा नहीं। वह आंखें बंद करके बैठा रहा। पदचिह्न चुपचाप पास आ रहे थे। अच्छा, क्या तुम उसे देखोगे? तुम्हारा दांव सही साबित हुआ। हालांकि मुझे लगा था कि वह ज्यादा डरावना लगेगा, लियो ने कहा। जब लियो नवागंतुक की जांच कर रहा था तो अज़रियल उसकी बातें सुन रहा था। खूबसूरत चेहरा, सुंदर जबड़े, काले बाल और नीली आंखें। यार, मैं इन आंखों में डूब जाऊं। अज़रियल के होंठ थोड़े से ऊपर की ओर मुड़ गए, इससे पहले कि वह उन्हें फिर से एक साथ दबाता। बेवकूफ़। अंततः वह आदमी आया और अज़रियल के पास बैठ गया। जब से मैं पृथ्वी पर लौटा हूं, बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आईं। भविष्य नष्ट हो गया। एक 16 साल के लड़के ने मेरी योजनाएं लीक कर दीं। मेरा एक सबसे उपयोगी आदमी कट्टरपंथी बन गया, उस आदमी ने शांति से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सचमुच अजीब है, अज़रियल ने अपने बगल में खड़ी आकृति की ओर देखते हुए बुदबुदाया। ज़ोरान, चलता फिरता टाइम बम, एक गलत कदम और फट जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। जब मैं शून्य काल कोठरी में दाखिल हुआ तो मुझे उसकी जानलेवा मंशा का एहसास हुआ। मैंने यहाँ और पहली मंजिल पर हुए फर्श परिवर्तन देखे। इस तरह का कालकोठरी परिवर्तन केवल तभी होता है जब अंदर देवताओं के 2 या अधिक बच्चे हों। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मुझे पता है कि जीवन का बच्चा यहाँ है और सपनों का बच्चा भी। मैंने युद्ध के बच्चे को सतह पर देखा, यहाँ केवल 2 ही हैं। फिर भी पूरा कालकोठरी पहले ही स्थानांतरित हो चुका है। इसका मतलब है, या तो सभी की किस्मत खराब है या मेरा कोई और भाई या बहन यहाँ है। ज़ोरान ने अज़रियल की ओर रुख किया, जिसने भी वैसा ही किया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल लीं। मुझे लगता है कि आपकी पूरी भागीदारी के साथ यह मान लेना स्वाभाविक है कि तीसरा बच्चा आप ही हैं, अज़रियल क्रिम्सन। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद अज़रियल के होंठ थोड़े मुड़ गए। ये सही है, एक मरा हुआ आदमी। तुम्हें तो यही होना चाहिए था। फिर भी तुम वापस आ गए। अब मुझे पता है कि मेरे बाकी भाई बहन कौन हैं, पर तुम्हें नहीं। फिर भी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि तुम किसकी संतान हो। सिर्फ एक ही बचा है, जो तटस्थ था, असंबद्ध था, उसने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। ज़ोरान ने अपने होंठ चाटे। मृत्यु के देवता, राजकुमार अज़रियल क्रिम्सन, मृत्यु का पुत्र, कब्र से लौट आया। तुमने भविष्य बर्बाद कर दिया है। पिछले दशक के लिए मैंने जो कुछ भी तैयार किया था, उसे सिर्फ जिंदा रहकर ही नष्ट कर दिया। ये सही है। मुझे समझ नहीं आता कि मृत्यु के देवता ने तुम्हें क्यों चुना या तुम्हें ही क्यों चुना गया। लेकिन तुम्हारे अस्तित्व ने अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। ये भी सही है, जैसी कि आपसे उम्मीद थी, ज़ोरान, विनाश के प्रेरित, नव उत्पत्ति के साथ हेप्टाकों में से एक। अज़रियल के शब्दों पर ज़ोरान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे आश्चर्य है कि आप कितना जानते हैं। सुप्रीम आर्कन, हम हेप्टाक्स के साथ किताबों का केवल एक हिस्सा ही साझा करते हैं। जाहिर है, उन्होंने आपको कोई किताब नहीं दी। इसलिए यह मेरे लिए उत्सुकता का विषय है, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप भविष्य जानते थे। वह जो घटित होने वाला था। सुप्रीम आर्कन ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य के बारे में मेरा ज्ञान अब आपके जितना ही है। मूलतः कुछ भी नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, बिल्कुल न्यू जेनेसिस के बाकी सभी लोगों की तरह। सुप्रीम आर्कन नाराज हो सकते हैं, या शायद नहीं भी। मुझे कभी नहीं पता था कि वह क्या सोचते हैं। लेकिन मेरी बात मानिए। क्यों? हाँ, क्यों? आप मृतकों में से वापस आ गए और मैं ये समझ सकता हूँ, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं? आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? अज़रियल की नज़रें लियो पर गईं, जो पास में खड़ा था और बड़ी मुस्कान के साथ नीचे खाई में देखने लगा। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मुझे नहीं पता, अज़रियल बुदबुदाया, लेकिन जैसा कि हाल ही में किसी ने बताया। शायद मैं खुद से भी झूठ बोल रहा हूँ। शायद मैं कहूँ कि मैं भविष्य को नष्ट करके एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये भी एक और झूठ है।
शायद इसलिए कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता। ज़ोरान की मुस्कान चौड़ी हो गई। खैर, हम सब यहाँ झूठे हैं। अज़रियल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, उसने आगे कहा, मुझे लगता है मैं यहाँ सब कुछ सिर्फ अंत देखने के लिए करता हूँ। अंत तो मुझे कभी पढ़ने को नहीं मिला, ठीक वैसे ही जैसे तुम हेप्टाक्स ने नहीं पढ़ा। किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं इसका हिस्सा बनना चाहता था, एक अलग मुकाम तक पहुँचने में एक सच्चा खिलाड़ी बनना चाहता था। और फिर देखना कौन जीतेगा। ज़ोरान चुप रहा, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। हाँ, मैं अंत देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, राजकुमार अज़रियल। बहुत कम लोग उस लक्ष्य तक पहुँच पाते जिसका हम कभी लक्ष्य रखते थे, लेकिन कम से कम उसकी गारंटी तो थी। अब आपने हमारे अवसरों को नष्ट कर दिया है, जीवित रहने के अवसरों को। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मनुष्य तो बच जाता है, लेकिन मानवता नहीं बचती। अज़रियल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। आप सभी लोग दिमाग से बीमार हैं, न्यू जेनेसिस में आप में से हर एक। क्या अब हम हैं? ज़ोरान का चेहरा काला पड़ गया, उनके चारों ओर की हवा भारी हो गई। कम से कम हम, बीमार, कुछ तो कर रहे हैं। भविष्य सुरक्षित करने के लिए महान कुल क्या कर रहे हैं? संप्रभु, कुछ भी नहीं। वे बस छिपते हैं, शासन करते हैं और जीतते हैं, लेकिन सच तो यह है कि उनमें से किसी को भी मानवता की परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। 4 महान राजा, 7 शासक, 10 प्रेरित और अनगिनत अन्य प्रतिभाशाली लोग। फिर भी आप हेप्टाक्स ने उस सर्वोच्च आर्कन द्वारा सौंपी गई एक शापित पुस्तक का अनुसरण करने का निर्णय लिया, एक ऐसी पुस्तक जो आधी भी पूरी नहीं हुई है। आपको शायद ही पता था कि आपकी योजना काम करेगी या नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपके पास कोई बेहतर योजना है? अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं एक ढूंढ लूंगा, ऐसा जिसमें मुझे अपनी मानवता त्यागने की आवश्यकता ना हो।